तो अभी हम एग्जैक्टली क्वांटम मैकेनिक्स में घुस चुके हैं और स्पेशली आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन किस तरीके से हुआ है। ठीक है, जो क्वांटम मैकेनिक्स थे तो क्या क्या उस टाइम पे प्रॉब्लम आ रहा था जिसको सॉल्व करने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप करना पड़ा, वो रीजंस क्या थे वो हम देखेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स को कौन से थ्योरी, जो फर्स्ट थ्योरी था जो क्वांटम मैकेनिक्स को एक्सप्लेन कर रहा था और वो किस तरीके से बाकी जो ओल्ड थ्योरी थे अवेलेबल थे उससे हम उसका कोरिलेशन देखेंगे। दैट मीन्स क्वांटम थ्योरी से पहले हमें कौन सी थ्योरी फिजिक्स के दुनिया में अवेलेबल था, एग्जैक्टली आपको पता है वो था क्लासिकल थ्योरी, राइट, क्लासिकल मैकेनिक्स। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स क्वाइट डिफरेंट है। जो क्लासिकल मैकेनिक्स कहाँ कहाँ पे फेल हो रहा था वो हम देखेंगे और एट द सेम टाइम हम ये भी देखेंगे कि उस जगह पे क्वांटम मैकेनिक्स किस तरीके से सिस्टम को एक्सप्लेन कर पा रहा था, क्योंकि जहाँ जहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो रहा था उसका रीज़न क्या था। रीज़न यही था ना कि वो सिस्टम को एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, जो हमें एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन चाहिए था, राइट। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स वो कर पा रहा था। तो वो क्या रीजंस थे वो हम एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और स्पेशली हम मैथमेटिकल वे में आगे बढ़ेंगे। देखो, पहले मैं क्लियर कर दूं कि क्वांटम मैकेनिक्स अगर आपको जानना है तो मैथमेटिक्स फॉलो करना ही है। बिना मैथमेटिक्स के आप क्वांटम मैकेनिक्स नहीं पढ़ सकते। अगर आपको इसमें फिर भी इंटरेस्ट नहीं है फिर मैं बोलूँगा मत पढ़ो क्वांटम मैकेनिक्स। लेकिन अगर मान लो आपको क्वेश्चन चीज़ों को समझना है देन आपको ऑफकोर्स मैथमेटिक्स थोड़ा सा फॉलो करना है। तो मैं क्या करूँगा, डिटेल मैथमेटिक्स में जाऊँगा और ये इसलिए जाऊँगा क्योंकि हमें क्वांटम मैकेनिक्स सीखना है, ना कि बस जानना है कि ऐसे बेसिक स्टोरी जानना है। हर एक रीज़न के पीछे जो स्टोरी होगा, ठीक है, उस टाइम पे साइंटिफिक कम्युनिटी में जो स्टोरी चल रहा था वो मैं आपको बताऊँगा। एट द सेम टाइम मैं आपको क्या फिजिकल और मैथमेटिकल नॉलेज भी बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद हम इस पार्टिकुलर सिस्टम को हम केमिस्ट्री में अप्लाई करेंगे। तो अभी जो हम सीख रहे हैं ये फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के लिए सेम ही है, राइट। जो मैथमेटिकल मॉडलिंग के थ्रू हम समझेंगे और थोड़ा फिजिकल नॉलेज इसके लिए हमें चाहिए। तो देखो, हाउ क्वांटम मैकेनिक्स वाज ओरिजिनेटेड, दैट इज आवर क्वेश्चन, दैट इज आवर बेसिक क्वेश्चन, हाउ क्वांटम मैकेनिक्स वाज ओरिजिनेटेड, राइट। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली इस तरीके से बोल नहीं सकते कि हाँ इस तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स सॉल्व हुआ था। लेकिन मैं क्या करूँगा, क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करूँगा, आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा। आपने एक चीज़ रियल लाइफ में देखे होंगे कि जो आयरन होता है, आयरन रॉड होता है, ठीक है, अब जहाँ पे आयरन को हीट किया जाता है, अगर आपने देखे होंगे कि जब आयरन का टेम्परेचर जहाँ पे हम बहुत कम हीट करते हैं तो उसका कलर क्या होता है, आयरन का डाल रेड टाइप का होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको बहुत ज़्यादा हीट कर दें तो उसका कलर क्या बन जाता है, ब्राइट ऑरेंज रेड। लेकिन अगर उसका टेम्परेचर हम और इंक्रीज कर दे या फिर उसको और ज़्यादा गर्म करें देन उसका कलर क्या बनता है, उसका कलर बनता है वाइट हॉट, उसका कलर बन जाता है वाइट। वाई इज दैट, ये रीज़न क्यों है, तो ये इसका मैं आंसर एकदम वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो आप खुद से सोच के देखो ये क्वेश्चन वैलिड है कि नहीं, और अगर वैलिड है तो ये क्यों होता है, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें हाँ जो क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था वो क्वांटम मैकेनिक्स करेगा, राइट। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल है क्वांटम मैकेनिक्स के एप्लीकेशन का, राइट। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, हम मैथमेटिक्स टूल्स में जाते हैं और उसका बैकग्राउंड स्टोरी जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स का कंसेप्ट क्यों लाया गया था, राइट। तो जो फर्स्ट मैं स्टोरी आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सुनना। स्टोरी है कि मान लो 1675 में, ठीक है, जो आइजैक न्यूटन थे उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम कुछ थ्योरी सिस्टम के लिए, हमारा जो फिजिकल सिस्टम था उस सिस्टम के लिए थ्योरी को डेवलप किए थे। फर्स्ट जो थ्योरी था वैसा वो था लाइट, थ्योरी ऑफ लाइट, वो आया था 1675 में, राइट। एट द सेम टाइम 19th सेंचुरी में ये क्लासिकल जो थ्योरी ऑफ लाइट था बाय आइजैक न्यूटन वो कुछ फैक्टर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। फॉर एग्जांपल पोलराइजेशन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, तो ये सारे फैक्टर्स को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, राइट। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें 19th सेंचुरी में वेब थ्योरी को लाया गया था, ठीक है, वेब थ्योरी को लाया गया था जो ये सारे फैक्टर्स को एक्सप्लेन कर रहा था। देन 19th सेंचुरी के जो लास्ट डिकेड थे, 19th सेंचुरी और थोड़ा मतलब 1950 के बाद एक और वेब थ्योरी का एक और डेवलपमेंट हुआ जब मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आया, जो भी है क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर ही बेस्ड था। लेकिन ये जो सिस्टम चल रहा था ना, हर चीज़ एक्सप्लेन हम कर रहे थे, हर एक चीज़ चल रहा था, वहाँ पे बस हर प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पा रहे थे। लेकिन लास्ट 2 डिकेड्स ऑफ 19th सेंचुरी, दैट मीन्स 1877 से 1900 तक, ये जो 23 ईयर्स थे ना साइंटिस्ट के लिए, 23-24 ईयर्स थे, ये जो 23 ईयर्स थे ये प्रॉब्लम क्रिएट किया। किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट किया देखो,
हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट क्या है, मैं आ रहा हूँ उसमें। हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और वो एक्सपेरिमेंट्स को हम थियोरिटिकली क्लासिकल मैकेनिक्स जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था, जो मैकेनिक्स, उससे हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो आप पूछोगे व्हाई इज दैट, ये क्यों है, क्यों हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि अभी तक तो ये सॉल्व हो रहा था। तो क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे? दैट मीन्स उस क्लासिकल मैकेनिक्स में कुछ तो खामियां थी, कुछ तो गलतियां थी, कुछ तो खामियां थी उसमें, है कि नहीं? तो वो खामियां, वो गलतियां हमें सही करना था उस टाइम पे। तो वो हो रहा था, हम जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये एक फेनोमेना है, अभी आऊँगा मैं उसमें, अभी बस आऊँगा उसमें। आज उसके स्पेशली इस वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करूँगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन था, ये एक फेनोमेना है। क्या है मैं बता रहा हूँ, इस फेनोमेना को क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है। फिर दूसरा फैक्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो अगले वीडियो में या फिर कभी और बताएंगे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तीसरा, एटम के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था क्लासिकल मैकेनिक्स। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, राइट। तो इसको, ये जो चीज़ें हो रही थे, ये जो एक्सपेरिमेंट्स हम कर रहे थे, लेकिन उसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। और एक्यूरेटली बोलूँ मैं तो एक पार्टिकुलर थ्योरी से हम उस पार्टिकुलर फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। एक पार्टिकुलर थ्योरी से मल्टीपल थ्योरी यूज़ कर रहे थे हम, एक पार्टिकुलर थ्योरी को, एक पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, वहाँ पे जो चल रहा है उस थ्योरी को समझाने के लिए। तो दैट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। एक पार्टिकुलर थ्योरी के लिए तो हमें, एक पार्टिकुलर फेनोमेना के लिए हमें तो एक पार्टिकुलर थ्योरी चाहिए होगा। दो तीन थ्योरी हम अलग अलग तरीके से बना के अगर उसमें फिट करें, फिर तो ऐसा हुआ ना कि हम उसमें फिट करने के लिए इक्वेशंस बना रहे हैं या फिर थ्योरी बना रहे हैं, दैट इज़ नॉट गुड। तो एक इक्वेशन अगर हम बनाएंगे जो उसमें फिट हो रहा है, दैट विल बी एक्सेप्टेबल। मल्टीपल थ्योरी, मल्टीपल इक्वेशंस वोंट बी एक्सेप्टेबल, राइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने उस टाइम पे, साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक कुछ इनोवेशन किए थे, कुछ एक नए टाइप का थॉट लेके आए थे, जो था हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का थॉट। लेकिन अब हमें जानना है, उससे क्वांटम मैकेनिक्स को हम जाने उससे पहले हमें जानना है कि किस तरीके से आज स्पेशली ये वीडियो जो होगा, वो जो फर्स्ट प्रॉब्लम था जिसको साइंटिस्ट सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, वो था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में हम जानेंगे, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को सॉल्व, मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो क्लासिकल मैकेनिकल कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट को क्वांटम मैकेनिक्स में फर्स्ट मैक्स प्लैंक ही लेके गए थे। तो हमारा जो फर्स्ट फेनोमेना था जिसको एक्सप्लेन किया गया था क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू, वो था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो चलो अभी ब्लैक बॉडी रेडिएशन पूरी तरीके से हम जान लेते हैं, पूरी तरीके से हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे का जो थ्योरी होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो फर्स्ट, व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन? तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जानने से पहले हमें जानना है कि व्हाट इज ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी होती क्या है। देखो इसका नाम ही इस तरीके से आ रहा है ना, ब्लैक बॉडी, मतलब जो एक बॉडी है जिसका कलर है ब्लैक, एक बॉडी है जिसका कलर है ब्लैक। तो कलर ब्लैक इसलिए हम ब्लैक बॉडी थोड़ी बोलेंगे, साइंस में से कलर को थोड़ी देखा जाता है कि इसका कलर ये है तो ये अच्छा है, इसका कलर ये है तो ये बुरा है, ओके। तो साइंस में तो ये सब नहीं चलता ना, साइंस में हम कुछ भी ब्लैक बोले, वाइट बोले, उसका एक रीज़न होता है। तो ब्लैक बॉडी को ब्लैक क्यों बोलते हैं हम? इसलिए ब्लैक बोलते हैं, मान लो कोई एक सिस्टम है, ठीक है। मान लो आपको अगर ब्लैक होल के बारे में पता है, ब्लैक होल ब्लैक क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो भी जाता है, इवन टाइम भी अगर उसके पास जाएगा ना, टाइम को भी वो खींच लेता है अपने अंदर। अगर लाइट, उसके पास अगर लाइट भी जाएगा तो लाइट, उसका ग्रेविटेशनल पावर इतना ज़्यादा है कि लाइट, टाइम, इवन कुछ भी हो सबको खींच लेता है अपने अंदर। तो अगर एज लाइट को भी अपने अंदर खींच लेता है तो वहाँ से लाइट वापस नहीं आ सकता। दैट मीन्स ब्लैक बॉडी को देखने के लिए क्या हो, लाइट का रिफ्लेक्शन होना चाहिए हमें, तो भी लाइट का रिफ्लेक्शन हो, वो लाइट हमारे आंखों में आएगा, तब भी तो हम ब्लैक होल को देख पाएंगे। लेकिन हम उसको देख इसलिए नहीं पाते क्योंकि वो लाइट को भी ऑब्जर्व कर लेता है, लाइट को भी छोड़ता नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम उसको ब्लैक होल बोलते हैं। तो सिमिलर लॉजिक यहाँ पे ब्लैक बॉडी। तो मान लो एक बॉडी है, ये जो एक सिस्टम है, मैं समझा रहा हूँ ये क्या है। एक सिस्टम है, जो सिस्टम एक इंसिडेंट रेडिएशन या फिर कोई भी रेडिएशन को क्या करता है, पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। रेडिएशन को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर रेडिएशन को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा सिस्टम, तो कुछ छोड़ेगा नहीं। अगर छोड़ेगा नहीं तो वो क्या होगा, इन दैट लॉजिक जो ब्लैक होल का एग्जांपल मैंने समझा, अगर पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम को, तो छोड़ क्यों नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। तो अगर कुछ छोड़ नहीं रहा तो उसको हम सिस्टम को हम एज ए ब्लैक बॉडी, एक बॉडी जो सब कुछ अपने अंदर सिमट रहा है, अपने अंदर खींच रहा है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। जैसे ब्लैक होल का एग्जांपल दिया, कोरिलेट करो, इजीली समझ पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए इस सिस्टम को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी, ठीक है। और व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन?
तो ब्लैक बॉडी जब रेडिएट करता है एनर्जी को, फिर से ब्लैक बॉडी पहले एनर्जी ऑब्जर्व किया, अब जब रेडिएट करेगा, किस तरीके से रेडिएट करेगा मैं आ रहा हूँ, तब उसको जो फेनोमेना होगा उसको हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब और डीप में जाते हैं। देखो ब्लैक बॉडी एक आइडियल बॉडी होती है, ब्लैक बॉडी एक आइडियल बॉडी होती है, मतलब कोई भी सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम, मॉलिक्यूल्स, एटम, कुछ भी हो, वो क्या करता है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, राइट। हर कोई एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम है क्या जो 100% एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, या फिर 98% सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब 100% जितना एनर्जी हम देंगे उतना ही एब्जॉर्ब कर लेगा वो, राइट। तो उस टाइप के जो सिस्टम्स होते हैं जो 99, 98, 100% एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको हम ब्लैक बॉडी कंसिडर करते हैं, राइट। तो इसको हम अगर पिक्टोरियली अगर मैं आपको दिखाऊँ, वो किस तरीके का दिखेगा। देखो ये एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है, हॉलो स्फीयर है 3 डायमेंशनल फुटबॉल की तरह, जहाँ पे बस एक ही होल है और उस होल से हम एक रेडिएशन को इनपुट करेंगे सिस्टम में, उस होल से हम रेडिएशन को इनपुट करेंगे। तो मान लो यहाँ पे जो सिस्टम बना हुआ है वो पार्टिकल से बना हुआ है, वो एटम से, मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो उसको हम एज ए पार्टिकल कंसिडर कर सकते हैं। तो मल्टीपल पार्टिकल से सिस्टम बना हुआ है, एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है। हॉलो स्फीयर मतलब ये जो अंदर का लेयर है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है यहाँ पे, और अबव और बिलो में 2 अलग अलग लेयर है, ठीक है, ताकि सिस्टम एनर्जी को रिलीज ना कर पाए, ठीक है, सिस्टम एनर्जी को रिलीज ना कर पाए, एक वाले ये दूसरा वाले, ठीक है, ताकि सिस्टम का एनर्जी इसके अंदर ही रहे। अब जब इसमें हम रेडिएशन इनपुट करेंगे तब क्या होगा, देखो मैंने यहाँ से रेडिएशन इनपुट किया तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आके देखो रेडिएशन क्या होगा, पूरा रेडिएशन अपने अंदर ये सिस्टम दो ऑप्शन हो सकता है, एक तो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा, नहीं तो एनर्जी को ऐसे रिफ्लेक्ट करता रहेगा, रिफ्लेक्ट करेगा भी तो देखो अगर यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे देखो सिस्टम के अंदर ही, रिफ्लेक्शन के बाद भी सिस्टम के अंदर ही पूरी तरीके से रह रहा है ये रेडिएशन, ये एनर्जी, ये इंटेंसिटी वाला जो इनपुट रेडिएशन है हमारा, वो अगर वो सिस्टम के अंदर ही रह रहा है ये रेडिएशन, देन व्हाट विल हैपन, ये पूरे सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब कभी ना कभी हो ही जाएगा, या तो एब्जॉर्ब होगा, या तो अगर इसमें सिस्टम के अंदर मान लो एब्जॉर्ब हो रहा है और एट द सेम टाइम रिलीज भी हो रहा है, अगर मान लो रिलीज भी हो रहा है, देन ऑल्सो क्या होगा, देन ऑल्सो ना ये सिस्टम के अंदर ही रहेगा, ये सिस्टम के अंदर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सिस्टम है पूरी तरीके से बंद पड़ी है, फुटबॉल की तरह अंदर से बंद है, और वो रिफ्लेक्शन के थ्रू यहाँ पे ही रहेगा। अगर मान लो यहाँ पे मैंने इस तरीके का देखो इस तरीके से एक पीक दे दिया, ये पीक क्यों दिया, देखो अगर मान लो यहाँ पे ये पीक नहीं देता तो अगर कोई इंसिडेंट रेडिएशन यहाँ पे आता तो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन के थ्रू ये बाहर जा सकता था। तो अगर हमने ये दे दिया तो अगर मान लो यहाँ पे आना चाहता है तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे प्लेन नहीं है तो इस तरीके से इस तरफ जाएगा, या फिर यहाँ पे गिरेगा तो इस तरफ जाएगा, ताकि ये रेडिएशन बाहर ना जाए। 100% जो एनर्जी होंगे उसको ये पूरी तरीके से एब्सॉर्ब कर ले, इसीलिए हम इस पिक्चर को इस तरीके से डिनोट किया। तो ये एक पिक्टोरियल सिस्टम है, ठीक है, हम पिक्चर के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो मैंने अभी किया। तो ये होता है ब्लैक बॉडी, जिसमें एक होल होता है और ये जो अंदर का गड्ढा होता है ना, जहाँ पे ये पूरा एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, इसको हम कैविटी बोलते हैं, और जो सिस्टम होता है उसको हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं। अब जब ब्लैक बॉडी एनर्जी इस होल से एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, इस ब्लैक बॉडी को हीट देंगे, देन क्या होगा, देन ये ब्लैक बॉडी क्या होगा, इसी होल के थ्रू फिर से एनर्जी को रिलीज करेगा। अब आ रहा हूं मैं एग्जैक्ट डीप में, अगर हम सिस्टम को हीट देंगे तो जिस होल से ये आ रहा था एनर्जी, उस होल से एनर्जी फिर से रिलीज करेगा। अब ब्लैक बॉडी का फीचर्स ये है कि ब्लैक बॉडी क्या करता है, एब्जॉर्ब्स, देखो फोकस करने यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एब्जॉर्ब्स एनर्जी ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी और एनी वेवलेंथ, ठीक है, एनी फ्रीक्वेंसी और एनी वेवलेंथ। ब्लैक बॉडी क्या करता है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इस होल के थ्रू, ठीक है, वो एनर्जी का फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, वो एनर्जी का वेवलेंथ कुछ भी हो, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो कुछ भी फ्रीक्वेंसी का हम एनर्जी इनपुट करें, कुछ भी वेवलेंथ का एनर्जी हम इनपुट करें, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, हर एनर्जी को खा सकता है वो, ठीक है। एट द सेम टाइम वो जिस एनर्जी को रिलीज करेगा, रिलीज एनर्जी ऑफ एनी न्यू और लैम्डा, इवन वो जिस एनर्जी को रिलीज करेगा वो एनर्जी भी कुछ भी वेवलेंथ का हो सकता है, या फिर कुछ भी फ्रीक्वेंसी का हो सकता है। मतलब
हमें कुछ भी एनर्जी का या कुछ भी वेवलेंथ का कुछ भी फ्रीक्वेंसी का एनर्जी हमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन में देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, सिस्टम में एनर्जी इनपुट करेंगे, कुछ भी रेडिएशन, कुछ भी फ्रीक्वेंसी, कुछ भी वेवलेंथ का वो एब्जॉर्ब कर लेगा। जब हम सिस्टम को हीट करेंगे उसी होल से क्या होगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन दिखाएगा, सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा फिर से, ठीक है। जब सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा तो वो भी किसी भी वेवलेंथ या किसी भी फ्रीक्वेंसी का होगा। डन, क्लियर ना। अब आप क्वेश्चन पूछोगे, अगर ये ब्लैक बॉडी कौन से मटेरियल का बना हुआ रहता है। देखो, ब्लैक बॉडी किसी भी मटेरियल का बना हुआ होना, ब्लैक बॉडी, हर एक ब्लैक बॉडी, नेचर ऑफ मटेरियल विथ बाय व्हिच इट इज फॉर्मिंग, ओके, बाय व्हिच इट इज मेड, कुछ भी मटेरियल हो जिससे ये बना हुआ, उसके ऊपर ब्लैक बॉडी का जो काम करने का तरीका है वो डिफरेंट होता नहीं है, वो डिपेंड नहीं करता है। ब्लैक बॉडी का काम होता है एनर्जी एब्जॉर्ब करना किसी भी वेवलेंथ या किसी भी फ्रीक्वेंसी के एनर्जी को, या फिर एनर्जी रिलीज करना किसी भी वेवलेंथ और किसी भी एनर्जी के फ्रीक्वेंसी के एनर्जी को, ठीक है। ब्लैक बॉडी का काम ये दोनों रहता, वो नेचर ऑफ मटेरियल्स के ऊपर ब्लैक बॉडी का इफेक्ट, ब्लैक बॉडी का काम करने का तरीका डिपेंड नहीं करता, ठीक है। और थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, जो मटेरियल्स हम यूज़ करेंगे ब्लैक बॉडी को डेवलप करने के लिए, ठीक है, वो मटेरियल्स क्या होंगे, कुछ पार्टिकल्स होंगे या मॉलिक्यूल्स या एटम्स, जिसको हम पार्टिकल्स कंसिडर करेंगे। तो वो हर एक पार्टिकल्स को हम क्या कंसिडर करेंगे, पता है क्या, हर एक पार्टिकल्स को हम कंसिडर करेंगे फिजिकल लैंग्वेज में हम बोलेंगे उसको ऑसिलेटर। हर एक पार्टिकल को हम क्या कंसिडर करेंगे, ऑसिलेटर। तो एक ब्लैक बॉडी मल्टीपल ऑसिलेटर से बना हुआ रहेगा। तो ये जो फेनोमेना था उस टाइम पे क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि क्यों कोई भी एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर कोई भी फ्रीक्वेंसी को ये रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्या मतलब, जब एनर्जी हीट करने के बाद जब एनर्जी इस होल के थ्रू रिलीज हो जाएगा उसका हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोल रहे हैं। तो जो रेडिएशन होगा उसको अगर उस रेडिएशन का एनर्जी, ठीक है, उस रेडिएशन का एनर्जी और जो वेवलेंथ, ठीक है, जिस वेवलेंथ में वो एनर्जी है, मतलब देखो, जब मैंने क्या बोला, कुछ भी वेवलेंथ का एनर्जी रिलीज हो सकता है या फिर कुछ भी फ्रीक्वेंसी का एनर्जी रिलीज हो सकता है। तो मान लो पहले वेवलेंथ कंसिडर करो, फ्रीक्वेंसी में बाद में आ रहा हूँ मैं। कुछ भी वेवलेंथ का अगर एनर्जी कंसिडर करेंगे हम, तो मैंने क्या बोला, हर एक वेवलेंथ का एनर्जी रिलीज होगा सिस्टम से। अगर हर एक वेवलेंथ का एनर्जी सिस्टम से रिलीज होगा, देन व्हाट विल हैपन, देन हमें डिफरेंट अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग एनर्जी मिलेंगे। मान लो वेवलेंथ 10 आर्मस्ट्रॉन्ग है, 10 आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए क्या होगा, हमें एनर्जी कोरोस्पॉन्डिंग एनर्जी मिलेंगे उस पार्टिकुलर ऑसिलेशन के थ्रू, उस पार्टिकुलर रेडिएशन में, ठीक है। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो क्रिएट होगा उस रेडिएशन का जो एनर्जी मिलेंगे वो अलग होंगे। अगर वेवलेंथ 15 आर्मस्ट्रॉन्ग हो तो एनर्जी अलग होंगे। क्यों ऐसा होगा, देखो, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है ई एनर्जी क्या वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन देखो, आप कौन सा इक्वेशन यूज करोगे इसको समझाने के लिए, ये इक्वेशन यूज करोगे ना आप, E इक्वल्स टू एच न्यू इक्वल्स टू क्या है, एच सी बाई लैम्डा। अब ये इक्वेशन यूज करोगे। अब मेरा क्वेश्चन, ये इक्वेशन तो अभी तक आया नहीं है ना, ये इक्वेशन अभी तक आया, ये तो प्लैंक्स इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन तो अभी आया ही नहीं ना, ये तो अभी थोड़ी देर बाद आएगा। तो ये इस इक्वेशन से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मतलब हम एनर्जी वेवलेंथ, ये जो वेवलेंथ होता है और जो न्यू फ्रीक्वेंसी होता है, इन दोनों को अभी हम बोल नहीं सकते कि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, यहाँ से डायरेक्टली इस इक्वेशन के यूज़ करके, प्लैंक्स इक्वेशन के यूज़ करके, क्योंकि ये इक्वेशन तो आया ही नहीं है अभी तक, राइट ना। चलो अभी लेके आते हैं इस इक्वेशन को स्पेशली, ठीक है, या फिर कुछ कंसीडर करते हैं कि होता क्या है सिस्टम में। तो जो इसका जो ये सिस्टम था, ठीक है, इस सिस्टम का जो मैंने अभी ग्राफ दिखाया, दोनों ग्राफ दिखा रहा हूँ ना आपको, ये क्या है, एक एनर्जी, एक पार्टिकुलर वेवलेंथ पे एनर्जी और वेवलेंथ का अगर हम प्लॉट करें, ठीक है, मतलब ये पार्टिकुलर वेवलेंथ पे पार्टिकुलर एनर्जी जो होती है, ठीक है, और डिफरेंट टेम्परेचर में हम ग्राफ लेंगे। मान लो एक ही टेम्परेचर में हम प्लॉट ले रहे हैं, एक ही टेम्परेचर में हम सिस्टम को दिखा रहे हैं, मतलब T1 ले लो बस। तो सिस्टम का प्लॉट इस तरीके का आता है। इस तरीके का मतलब क्या, देखो, इस तरीके का मतलब ये है कि जब ये सिस्टम ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन शो करता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन शो होता है, ठीक है, ये ऑसिलेशन के थ्रू या फिर ये सिस्टम के थ्रू, कोई भी ब्लैक बॉडी के थ्रू, तब हमें जब एनर्जी, जिस एनर्जी मिलते हैं उस एनर्जी में हर एक वेवलेंथ का एनर्जी रहता है। तो हर एक वेवलेंथ का एनर्जी, देखो, धीरे धीरे वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, तो हर एक वेवलेंथ के लिए अलग अलग एनर्जी वैल्यू मिल रहा है हमें। तो उसको अगर हम प्लॉट करें तो हमें इस तरीके का एनर्जी प्लॉट मिलता है, इस तरीके का ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा, मतलब वेवलेंथ का प्लॉट मिलता है इस तरीके का, ठीक है। तो ये इस प्लॉट को बोलते हैं, इस पार्टिकुलर प्लॉट को हम बोलते हैं, इस पार्टिकुलर प्लॉट को हम बोलते हैं लामार प्रिंगशाइन, ठीक है।
लामार प्रिंक्शन प्लॉट, याद रखना, जो फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया था वो लामार और प्रिंक्शन के द्वारा किया गया था। ये दोनों साइंटिस्ट ने ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का प्लॉट था, जो रेडिएशन हमें मिल रहा था, उसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये रेडिएशन मिल रहा है, और उस रेडिएशन को ग्राफिकली प्लॉट ये दोनों साइंटिस्ट मिलकर किए थे। ठीक है, तो क्या हो रहा है देखो, अब धीरे धीरे नोटिस करना है यहाँ पे, ये मैं बाद में आ रहा हूँ, बस इसको नोटिस करो अच्छे से। धीरे धीरे क्या लेफ्ट से राइट से क्या हो रहा है, 0 टू इन्फिनिटी तक लैम्डा वेवलेंथ बढ़ रहा है, राइट। एट द सेम टाइम उस पार्टिकुलर हर एक वेवलेंथ के लिए हमें एक एक एनर्जी वैल्यूज मिलेंगे, तो वो भी हमने प्लॉट किया। और ये जो एनर्जी होती है, इसको उस टाइम के हिसाब से इसको बोला जाता था एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी याद रखना। अब नोट करना, जब T1 टेम्परेचर में हम प्लॉट ले रहे थे तब इस तरीके का प्लॉट आ रहा था। T2 टेम्परेचर में जब हम प्लॉट ले रहे थे, मतलब थोड़ा सा हायर टेम्परेचर में, देखो T1 छोटा है, T2 थोड़ा सा बड़ा है, T3 और ज़्यादा टेम्परेचर हायर टेम्परेचर है, तो T2 में थोड़ा इस तरीके का प्लॉट मिल रहा था, T3 में हमें इस तरीके का प्लॉट मिल रहा था। अब क्वेश्चन ये जनरल होती है कि ये डिफरेंट प्लॉट में खास क्या बात है। खास बात ये देखो, जब ये टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं, जब सिस्टम का टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं T1 से T3 तक, तब देखो ये फर्स्ट केस में क्या हो रहा था, ये देखो ये मैक्सिमम हाइट है, मतलब इस हाइट में हमें मैक्सिमम एनर्जी के मैक्सिमम ये जो वेवलेंथ है, ये जो वेवलेंथ का वैल्यू है, ये जो वेवलेंथ का वैल्यू है, इस वेवलेंथ में हमें मैक्सिमम एनर्जी दिखने को मिल रहा है, या फिर इस वेवलेंथ में ही जो रेडिएशन एमिट हो रहा है उस रेडिएशन का इंटेंसिटी मैक्सिमम है। फिर जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, जो फिर वो लैम्डा मैक्स, ये लैम्डा मैक्स बोला जाता है इसको, लैम्डा मैक्स, फिर वो लैम्डा मैक्स देखो लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, और अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर को इंक्रीज अगर और करेंगे तो ये लैम्डा मैक्स और क्या हुआ, और लेफ्ट में शिफ्ट कर गया। मतलब हम जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे क्या हो रहा है, वो लैम्डा मैक्स लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा है। मैक्सिमम वेवलेंथ जो होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा एनर्जी का, रेडिएशन एनर्जी का, वो क्या होगा, लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, या फिर लैम्डा मैक्स क्या होगा, लेफ्ट में शिफ्ट करेगा। तो ये फेनोमेना देखा गया था एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अब हमें सेम चीज अगर हम लैम्डा ना लेके फ्रीक्वेंसी को कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, देखो इस तरीके से ये राइट में शिफ्ट हो रहा है। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपको देख में ये मैक्सिमम नहीं हुए, ये मैक्सिमम है, और फाइनली ये मैक्सिमम है। तो देखो धीरे धीरे राइट में शिफ्ट हो रहा है, ये लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है ये वाला, और ये देखो राइट में शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई कि जो न्यू होती है, वेवलेंथ होती है और न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी होती है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। यहाँ से एक बात समझ में आ गई है हमें, राइट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये फेनोमेना जो था तब क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट तरीके से इसको एक्सप्लेन कर रहे थे। तो फर्स्ट मैंने क्या बोला था, जब हम सिस्टम को हीट देंगे, सिस्टम को हीट देना मतलब क्या होता है, सिस्टम को जब हम हीट देंगे तब क्या होगा, ये एनर्जी रिलीज करेगा। हीट देना मतलब क्या, सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करना, और जब और ज़्यादा डिफरेंट टेम्परेचर में हम ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, इस तरीके का प्लॉट मिलेंगे। तो जो ब्लैक बॉडी होती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती है, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल्स बाय व्हिच द ब्लैक बॉडी इज मेड। ठीक है, ब्लैक बॉडी जिस मटेरियल से बना हुआ है उसके ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं होता, वो डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि हमें लैम्डा मैक्स क्या मिलेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी हम क्लासिकल मैकेनिक्स के ही एक फॉर्मूला से समझा सकते हैं, वो होता है हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन फॉर्मूला। स्टीफन बोल्ट्जमैन फॉर्मूला, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन फॉर्मूला से क्या बोला गया, देखो एनर्जी, सिस्टम का जो एनर्जी होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू T⁴, मतलब एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देखो सिस्टम का क्या हो रहा है, जब टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं ना, देखो धीरे धीरे T1 से T3 तक सिस्टम का जो एनर्जी हो रहा है, एनर्जी मतलब ई लैम्डा, देखो वो भी इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से हम सिस्टम का एनर्जी को इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन फॉर्मूला से, जो क्लासिकल मैकेनिकल फॉर्मूला था। अब जब प्रोपोर्शनल से हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेके आएंगे, जिसको हम सिग्मा बोलेंगे, ठीक है, उस टाइम के हिसाब से इसको सिग्मा बोलेंगे, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोला जाता है इसको। तो सिग्मा का वैल्यू क्या रहेगा, ये तो ये इक्वेशन याद रखना, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आ सकता है कि, और मैं इस प्रॉब्लम बाद में सॉल्व करवाऊंगा, ये पूरा थ्योरी कंप्लीट होने के बाद कि ये कौन सा इक्वेशन यूज किया जाएगा ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन फॉर्मूला क्या करता है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन उसको डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा। अब
ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करना मतलब क्या होता है, ये जो प्लॉट हमें मिल रहा है, अगर हम इस प्लॉट को एक्सप्लेन कर पाए थियोरेटिकली, देन हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को भी एक्सप्लेन कर पाएंगे इजीली। तो अभी कौन कौन से अटेम्प्ट किया गया था ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने के लिए, चलो आ जाते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए, दैट मीन्स इस प्लॉट को एक्सप्लेन करने के लिए जो फर्स्ट अटेम्प्ट किया गया था, वो था विन्स रेडिएशन फार्मूला। विन्स रेडिएशन फार्मूला के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया गया था। तो विन्स रेडिएशन फार्मूला क्या था, जो मैंने लिख के रखा, याद रखने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस देख के रखो इस अच्छे से, ठीक है। तो ये विन्स रेडिएशन फार्मूला था जहाँ पे ए और बी दोनों मैंने कांस्टेंट यूज़ किया, ठीक है, ए और बी दोनों मैंने कांस्टेंट यूज़ किया है, राइट। अब ये ब्लैक बॉडी विन्स रेडिएशन फार्मूला में, विन्स रेडिएशन फार्मूला से क्या होता है, एक विन्स लॉ आता है, एक विन्स लॉ आता है। तो ये किस तरीके से आ रहा है, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है और क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट है, जो हमारे लिए नेसेसरी नहीं है। तो हम ये बस दिखाएंगे कि ये जो सिस्टम है ना, ये जो सिस्टम है विन्स लॉ, ये जो विन्स लॉ है, ये विन्स रेडिएशन फार्मूला से आता है। और देखो विन्स रेडिएशन फार्मूला से अगर ये विन्स लॉ आ रहा है, तो यहाँ पे विन्स लॉ का डेफिनेशन क्या है, देखो लैम्डा मैक्स मल्टीप्लाइड बाई टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट का वैल्यू है ये, है ना। तो जो ये लैम्डा मैक्स मल्टीप्लाइड बाई टी है, व्हाट डज दैट मीन, लैम्डा मैक्स मल्टीप्लाइड बाई टी, व्हाट डज दैट मीन, देखो लैम्डा मैक्स प्रोपोर्शनल टू 1/t, ये है ना। अगर t को यहाँ पे लेके आओगे और यहाँ पे कांस्टेंट डाल दोगे तो t लैम्डा मैक्स t इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा अपने आप, है ना। तो लैम्डा मैक्स और टेम्परेचर एक दूसरे से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाउ कुड यू एक्सप्लेन दैट, देखो आ जाओ, देखो हम जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, लैम्डा मैक्स क्या होगा, लैम्डा मैक्स शिफ्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे लैम्डा मैक्स का जो वैल्यू था, ये लेफ्ट से राइट में जा रहा है, तो क्या होगा, वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिलेशन, दैट मीन्स वेवलेंथ क्या होना चाहिए, लैम्डा मैक्स क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। देखो वही हो रहा है। फर्स्ट T1 टेम्परेचर में ये है, ये इस पार्टिकुलर पॉइंट में, इस पार्टिकुलर पॉइंट में लैम्डा है। T2 टेम्परेचर में इस पार्टिकुलर पॉइंट में लैम्डा है। T3 पॉइंट में देखो, T3 टेम्परेचर में इस पार्टिकुलर पॉइंट में लैम्डा है। और जब और हम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर, तो लैम्डा क्या होगा, लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, वेवलेंथ लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, लैम्डा मैक्स लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो लैम्डा मैक्स इस तरीके से लेफ्ट में शिफ्ट कर जाता है ताकि हमें जो वैल्यूज डिफरेंट वैल्यूज थे वो हमें मिले। तो ये जो फॉर्मूला था, देखो इस फॉर्मूला से, ये जो विन्स रेडिएशन फॉर्मूला से जो हमें विन्स लॉ मिल रहा है, उस विन्स लॉ को हम ये जो प्लॉट है हमारे पास, इसको एक्सप्लेन कर पा रहे थे, राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये था, देखो मैंने क्या बोला, ये जो लैम्डा मैक्स लिया और इस लेफ्ट वाले पार्ट को इसके एक्सप्लेन किया, विन्स रेडिएशन फॉर्मूला, ठीक है। विन्स रेडिएशन फॉर्मूला को हमने ये लैम्डा मैक्स के साथ साथ क्या किया, मैंने इस लेफ्ट वाले पार्ट को एक्सप्लेन किया। दैट मीन्स जो विन्स रेडिएशन फॉर्मूला होती है, विन्स रेडिएशन फॉर्मूला होती है इस प्लॉट के, ये जो प्लॉट हमें मिलता है, ये जो प्लॉट हमें मिलता है, ये जो प्लॉट हमें मिलता है, इस प्लॉट के बस यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, लैम्डा इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या ई लैम्डा इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो ये जो प्लॉट होता है, देखो ये प्लॉट इस पार्ट को एक्सप्लेन करता है, ये प्लॉट इस पार्ट को एक्सप्लेन करता है, और ये पार्ट क्या है, ये मैक्सिमम वेवलेंथ है, ये लैम्डा मैक्स है, ठीक है। और ये जो इस साइड का पार्ट है और राइट साइड का पार्ट है, ये क्या है, ये देखो ये लोअर वेवलेंथ रीजियन है, ये लॉन्गर वेवलेंथ रीजियन है। इन दोनों में डिफरेंस यही है, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस यही है कि ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये लोअर वेवलेंथ रीजियन है, राइट वाला पार्ट है वो लॉन्गर वेवलेंथ रीजियन है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे पास विन्स रेडिएशन फॉर्मूला और विन्स लॉ है, उस विन्स रेडिएशन फॉर्मूला या विन्स लॉ से, कि दोनों इक्विवेलेंट है, इसी विन्स रेडिएशन फॉर्मूला से ही विन्स लॉ आता है, उससे बस हम लोअर वेवलेंथ रीजियन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर हुआ, याद रख लेना, विन्स रेडिएशन फॉर्मूला से बस हम लोअर रेडिएशन को, लोअर वेवलेंथ रीजियन को ही एक्सप्लेन कर पाते हैं। ये जो प्लॉट होता है ना, ये जो प्लॉट होता है, ये पार्ट होता है ना, अगर हम विन्स रेडिएशन फॉर्मूला को प्लॉट करें तो हमें इस तरीके का प्लॉट मिलेंगे, इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का प्लॉट मिलेंगे, हमें इस तरीके का ग्राफ नहीं मिलेंगे। इसको अगर हम प्लॉट करें तो हमें इस तरीके का प्लॉट मिलेंगे, इस तरीके का, ठीक है, हमें इस तरीके का प्लॉट नहीं मिलेंगे, इस तरीके का मिलेंगे। दैट मीन्स बस इस पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा है विन्स रेडिएशन फॉर्मूला, इस पार्ट को नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमारा लोअर वेवलेंथ रीजियन, तो क्लासिकल मैकेनिक्स का जो फॉर्मूला था, जो अटेम्प्ट किया गया था समझाने के लिए, वो क्या कर रहा था, लोअर वेवलेंथ रीजियन को एक्सप्लेन कर रहा था, कौन ना, विन्स रेडिएशन फॉर्मूला या फिर विन्स लॉ। क्लियर हुआ। अब दूसरा एक और अटेम्प्ट हुआ था साइंटिस्ट रेली और जीन्स के थ्रू, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे दोनों, रेली और जीन्स के थ्रू। तो और एक ट्राई किया गया था जो था डीएन, ठीक है, डीएन रेली जीन्स लॉ, जो था रेली जीन्स लॉ।
और रिलीजियंस लॉ में, स्पेशली रिलीजियंस लॉ में हमें क्या करना है, मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, ये जो सिस्टम जिस मटेरियल से बना हो रहता है वहाँ पे हर एक मटेरियल को हम क्या कंसिडर करते हैं, हर एक पार्टिकल को ऑसिलेटर कंसिडर करते हैं। तो एनर्जी अब्जॉर्ब या रिलीज कौन करता है, ऑफकोर्स ऑसिलेटर, वो ऑसिलेटर करेगा एनर्जी अब्जॉर्ब और एनर्जी को रिलीज, ठीक है। अब रिलीजियंस लॉ में हर एक जो पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम ऑसिलेटर कंसिडर कर रहे हैं, जिसको हम ऑसिलेटर कंसिडर कर रहे हैं, उसको कंसिडर करना है, उसको लेना है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो उसको हम किस तरीके से समझेंगे, देखो। तो अभी हमें लोअर वेवलेंथ तो हमने एक्सप्लेन कर लिया, अभी हमें क्या करना है, ये जो लॉन्गर वेवलेंथ है ना, ये जो लॉन्गर वेवलेंथ है, ये जो लॉन्गर वेवलेंथ है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो इसको एक्सप्लेन करने हमें क्या करना है, रिलीजियंस लॉ को फॉलो करना है, ठीक है। रिलीजियंस लॉ क्या होती है, देखो रिलीजियंस लॉ समझाने से पहले मैं आपको बता दूंगा स्पेशली कि जो रिलीजियंस लॉ होती है वो क्या करता है, क्लासिकल मैकेनिक्स को फॉलो करता है, क्लासिकल मैकेनिक्स को फॉलो करता है। क्लासिकल मैकेनिक्स की एक पार्टिकुलर थ्योरी है जिसका नाम है इक्विपार्टीशन प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, इक्विपार्टीशन प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, इसको फॉलो करता है। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी एक सिस्टम का एक ऑसिलेटर का एनर्जी क्या होता है, के टी, और यहाँ पे के क्या है, के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बीसी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोला जाता है के को, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑसिलेटर का एनर्जी क्या होती है, ऑसिलेटर क्या बोला था मैंने, जिस पार्टिकल से वो मटेरियल बना हुआ रहेगा, जो पार्टिकल ऑसिलेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ऑसिलेट होता है, वाइब्रेट होता है, ठीक है। तो ये होगा हमारा एक ऑसिलेटर का एनर्जी। तो नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स कितने होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेटर कितने होंगे, कहाँ पे ना, जिसका वेवलेंथ λ2 λ+ d λ होंगे इस रेंज में। तो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स क्या होंगे, वो होंगे हमारा ये dn, नोट करना, ये जो dn होंगे ना, जो λ2 λ+ d λ इस रेंज में रहेगा, जिस ऑसिलेटर का वेवलेंथ होगा λ2 λ+ d λ, वो दैट नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स होंगे हमारा टोटल नंबर, दिस नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स। तो एक का एनर्जी इतना है, हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स वो भी पता है यहाँ पे, जो इस रेंज में रहेगा। तो हमारा टोटल सिस्टम की एनर्जी क्या होगा, λ2 d λ में, λ2 λ+ d λ में, राइट, λ2 λ+ d λ मतलब क्या, ये मान लो एक लैम्डा है, थोड़ा सा इंक्रीज करो, ये जो डिफरेंस है ये डी लैम्डा है थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या हुआ λ+ डी लैम्डा। तो ये जो रेंज है, ये जो गैप बीच का रेंज है, इस पोजीशन में टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर जो होंगे उसका एनर्जी क्या होंगे, एक का एनर्जी इतना है, टोटल नंबर्स इतना है। तो क्या करना है हमें, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, एक का एनर्जी के टी है, टोटल नंबर डी एन है, तो मल्टीप्लाई कर दो और फाइनली इसका वैल्यू पुट कर दो, एनर्जी का वैल्यू पुट कर दो, ई लैम्डा डी लैम्डा, व्हाट विल बी द वैल्यू, डी एन का वैल्यू क्या है 8 पाई λ⁴ डी लैम्डा, याद रख लो। बस मैंने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, इसका वैल्यू मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, तो ये आ गया हमारा डी लैम्डा। और यहाँ पे क्या था, के टी भी टर्म था, तो यहाँ पे 8 पाई के टी आ जाएगा, क्लियर हुआ। अब हमें यहाँ पे वैल्यू मिल चुके हैं, इसको हम बोलेंगे आर जे लॉ, रिलीजियंस लॉ, ठीक है। इस पार्टिकुलर लॉ को हम बोलेंगे रिलीजियंस लॉ। लेकिन अब देखो, मैंने जब प्लॉट को आपको एक प्लॉट समझाया था, तो प्लॉट को किस तरीके से समझाया था, याद करना, ये था लैम्डा हमारा, ये था ई लैम्डा, और इसको मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया था। और मैंने क्या बोला, ये जो हायर वेवलेंथ रीजन होगा जो आर जे लॉ को फॉलो करेगा, रिलीजियंस लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये हायर वेवलेंथ रीजन में जब ये रिलीजियंस लॉ फॉलो करेगा, तो हमारा वेवलेंथ का टोटल रेंज कितना है, वेवलेंथ स्टार्ट होती है यहाँ पे 0 और जाता कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक, जाता कहाँ है, इन्फिनिटी तक। तो अगर हम 0 से इन्फिनिटी तक पूरा वेवलेंथ को देखना चाहते हैं, तो हमें देखना है कि रिलीजियंस लॉ बस इसी पार्ट को फॉलो करते हैं, उसको हमें प्रूव करना है। तो उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, उसको प्रूव करने के लिए कि मैं क्या करूँगा, ये इक्वेशन लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल्स टू क्या होगा 8 पाई के टी बाई λ⁴ डी लैम्डा। तो टोटल रेंज कितने हैं हमारे, टोटल रेंज ये है 0 टू इन्फिनिटी। लैम्डा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, लैम्डा देखो 0 से इन्फिनिटी तक वेरी कर रहा है, तो हमें इन्फिनिटी तक वेरी करवा के बस इस पार्ट को हायर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ रीजन के लिए आर जे लॉ अप्लाई होगा, वो हमें देखना है, वो हमें प्रूव करना है। चलो देख लेते हैं। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा देन क्या होता है, देखो 8 पाई के टी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो 0 टू इन्फिनिटी λ⁴ डी लैम्डा होगा। तो इसको अगर हम करेंगे तो 8 पाई के टी, इसका करने से आता है λ⁴ + 1 बाई -4 + 1, टोटल ये होता है 0 टू इन्फिनिटी। तो क्या होता है 8 पाई के टी, फाइनली क्या आता है
यहाँ पे लैम्डा टू द पावर -3/-3 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अगर हम इसका और करेंगे 8 पाई के टी, देन आता है इस तरीके से कि नेगेटिव, ओके, और यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू पुट इन्फिनिटी और 0 का वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, फिर आ जाएगा -1/∞। ठीक है, क्योंकि लैम्डा का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करके तो ये आ जाएगा, और एट द सेम टाइम आएगा +1/0। ठीक है, तो इसको मैं घुमा के लिखता हूँ 8 पाई के टी 1/0 -1/∞, है कि नहीं। अगर 1/0 और 1/∞ होगा, यहाँ पे मान लो यहाँ पे 1/0 और 1/∞ होगा, तो नेक्स्ट पेज में मैं जाता हूँ, क्या है इक्वेशन आया 8 पाई के टी 1/0 -1/∞ आ रहा है। अब बताओ 1/∞ का मतलब क्या होता है, 1/∞ 0 होता है, तो ये पार्ट कट हो गया ये पार्ट, तो 8 पाई के टी 1/0 क्या होता है, ये होता है इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी के साथ कुछ भी टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेंगे हमें, इन्फिनिटी। तो व्हाट डज इट मीन, देखो नोट करना अच्छी चीज़ है कि अगर हम 0 टू इन्फिनिटी ले, अगर हम सिस्टम को 0 टू इन्फिनिटी तक कंसिडर करें, देन हमें जो एनर्जी वैल्यू मिल रही है ना, एनर्जी का वैल्यू मिल रहा है वो इन्फिनिटी है। अजीब है ना थोड़ा सा, एनर्जी इन्फिनिटी मतलब क्या, तो वो तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं, सिस्टम एब्रप्ट सिचुएशन नहीं है, एनर्जी हमें इन्फिनिटी मिल रहा है। देखो क्वांटम मैकेनिक्स को फील करना है आपको, ठीक है, फील बिना फील करके आप समझ नहीं पाओगे क्वांटम मैकेनिक्स को। तो एनर्जी जब हमें इन्फिनिटी मिल रहा है तो उसको हम एक्सप्लेन किस तरीके से करें। अब एक और ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा होता है, ये जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम में अगर टेम्परेचर, सिस्टम का टेम्परेचर 0 होता, सिस्टम का टेम्परेचर 0 होता, देन क्या होता, ये टी का वैल्यू 0 हो जाता, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग दैट वुड बी इक्वल्स टू 0। फिर एनर्जी क्या मिलते हैं हमें, 0। एक बार एनर्जी 0 मिल रहा है जब जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर होगा, केल्विन टेम्परेचर होगा 0 केल्विन, तब हमें जो एनर्जी मिलेंगे वो मिल रहा है 0, राइट। और जब हम क्या कर रहे हैं, टी नॉट इक्वल्स टू 0, तब हमें जो वैल्यू मिल रहा है एनर्जी का वो मिल रहा है इन्फिनिटी। तो प्लॉटिंग से किस तरीके से हम इसको कोरिलेट करें, ये हमारा प्लॉट था। तो ये था हमारा लैम्डा, ये था हमारा क्या, एनर्जी, ये लैम्डा। तो एनर्जी क्या मिल रहा है, देखो जब ये जो टेम्परेचर इक्वल्स टू 0 होगा ना, ये जो टेम्परेचर इक्वल्स टू 0 होगा, अब नोट करना एक चीज़ है, ये जो मैंने 0 और इन्फिनिटी लिखा, यहाँ पे जो मैंने 0 और इन्फिनिटी लिखा, ठीक है, 0 और इन्फिनिटी किसका है, किसका वैल्यू है, प्लॉट देखना, याद करना, यहाँ पे 0 वैल्यू है, यहाँ पे इन्फिनिटी वैल्यू है, कहाँ, किसका, लैम्डा का, ठीक है ना। तो लैम्डा का वैल्यू 0 और इन्फिनिटी है, लेकिन इन्फिनिटी के लिए लैम्डा का वैल्यू इन्फिनिटी के लिए क्या हो रहा है, देखो 1/∞ क्या होता है, 0, तो ये पार्ट रह नहीं रहा फॉर द टाइम बिंग। तो ये बस टर्म के लिए हमें इन्फिनिटी वैल्यू मिल रहा है एनर्जी का, टी नॉट इक्वल टू 0 जब तब, ठीक है, उसको आप छोड़ दो, बस इसके लिए मान लो हमें एनर्जी का वैल्यू इन्फिनिटी मिल रहा है, मतलब वेवलेंथ 0। वेवलेंथ 0 का मतलब क्या है, वेवलेंथ 0 का मतलब ये होती है ये रीजन, ये वाला रीजन, राइट ना। तो ये वाले रीजन के लिए हमें जो वैल्यू मिल रहा है वो मिल रहा है इन्फिनिटी। तो रिलीजियस लॉ किस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। देखो धीरे धीरे लेफ्ट से राइट में जाएगा तो हमें एनर्जी एट लास्ट ये पैरेलल हो जाएगा, ये जो ये इक्वेशन है ना, ये लाइन है ना, इसका पैरेलल हो जाएगा, तब हमें क्या मिलेंगे, एनर्जी क्या मिलेंगे, यहाँ पे इन्फिनिटी एनर्जी मिलेंगे। लेकिन जो ब्लैक बॉडी का इक्वेशन है वो तो इस तरीके का है, या इस तरीके का थोड़ी है, इस तरीके का नहीं है ना, ये तो इस तरीके से जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, और रिलीजियन से जो मिल रहा है इस तरीके का मिल रहा है। दैट मीन्स बस रिलीजियंस लॉ ब्लैक बॉडी जो कार्व है उसको इस पोजीशन को, इस पोर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, इस पोर्शन को नहीं, राइट। और जो ये पोर्शन को जब एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, दैट मीन्स, और इस पोर्शन को एक्सप्लेन, देखो अब बोल सकते हो ठीक है भाई, यहाँ पे एनर्जी 0 से स्टार्ट हो रहा है सिस्टम, डन। तो अगर हम t इक्वल्स टू 0 ले लें, देन एनर्जी 0 होगा, मतलब लोअर वेवलेंथ में हो गया, ठीक है। तो एनर्जी लोअर वेवलेंथ क्यों है, क्योंकि याद रखना इस पार्ट का कुछ वैल्यू नहीं है, बस लैम्डा इक्वल्स टू 0 का वैल्यू ले रहे हैं। लैम्डा इक्वल्स टू 0 मतलब क्या, ये पोजीशन, तो ये पोजीशन लैम्डा इक्वल्स टू 0 में एनर्जी इक्वल्स टू 0 होगा, दैट इज एक्सेप्टेबल। बट सोचो, हम तो कभी भी हम टेम्परेचर 0 केल्विन में पहुंच ही नहीं सकता, अभी तक 0 केल्विन टेम्परेचर में हम तो जा ही नहीं सकते, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। अगर हम 0 केल्विन टेम्परेचर में नहीं जा सकते तो हाउ इज इट पॉसिबल, ठीक है। अगर इस टेम्परेचर में पहुंच ही नहीं सकते तो उस टेम्परेचर में जो एनर्जी 0 मिलेंगे वो हम किस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट, राइट। दैट्स वाई ये जो कंसेप्ट है इसको लेना ही नहीं चाहिए हमें, ये जो कंसेप्ट होगा ना ये एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा हमारे लिए, अप्लाई ही नहीं होगा यहाँ पे हमारे लिए, डन।
चलो हो गया, अच्छी बात है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑलरेडी पता चल गया कि जो ये पार्ट होती है बस इस पोर्शन को एक्सप्लेन करता है, मतलब लॉन्गर वेवलेंथ वाला पार्ट को एक्सप्लेन करता है रेले जीन्स लॉ, और जो रूइंस लॉ था वो इस पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा था। दो अलग अलग थ्योरी है, एक ही प्लॉट को दो अलग अलग थ्योरी, इस पार्ट को ये एक एक्सप्लेन कर रहा है, दूसरे पार्ट को ये एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन रेले जीन्स लॉ ये इस पार्ट को भी तो एक्सप्लेन कर रहा है, तो हम एक लॉ को पूरी तरीके से तभी यूज कर पाएंगे ना जब ये पूरी तरीके से उसके लिए अप्लाइड होगा, क्योंकि रूइंस लॉ क्या इस पर्टिकुलर जगह को एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। लेकिन जब रेले जीन्स लॉ इस पर्टिकुलर जगह एक्सप्लेन कर रहा था विथ दिस एनर्जी इक्वल्स टू इंफिनिटी वैल्यू एट टी नॉट इक्वल्स टू जीरो, दैट इज एक्सेप्टेबल, दैट इज रियलिटी में जो होता है टेम्परेचर नॉट इक्वल टू जीरो, उसमें ये जो पोजीशन मतलब लोअर वेवलेंथ रीजन, लोअर वेवलेंथ रीजन मतलब क्या है, उस रीजन को हम बोलते हैं, ये जो रीजन होता है इस रीजन को बोलते हैं हम अल्ट्रा वायोलेट रीजन। तो रेले जीन्स लॉ अल्ट्रा वायोलेट रीजन में देखो क्या कर रहा है, एनर्जी इन्फिनिटी तक जा रहा है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, है ना। तो अगर अल्ट्रा वायोलेट रीजन में रेले जीन्स लॉ क्या कर रहा है, एनर्जी अब्रप्ट सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, एक डिजास्टर क्रिएट कर रहा है। डिजास्टर क्या, इनफाइनाइट एनर्जी मतलब ओ गॉड, नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये इक्वेशन वैलिड ही नहीं है उस पोजीशन में। तो इसीलिए एज अल्ट्रा वायलेट पोजीशन में वो इनफाइनाइट एनर्जी क्रिएट कर रहा है, जो वास्तव में वो रियलिटी में जो एक्सेप्टेबल है ही नहीं, रियलिटी में जो पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए इस सिचुएशन को हम बोलते हैं, ठीक है, ये जो सिचुएशन है इस सिचुएशन को हम बोलते हैं अल्ट्रा वायोलेट कैटास्ट्रॉफी, अल्ट्रा वायोलेट कैटास्ट्रॉफी। तो अल्ट्रा वायोलेट कैटास्ट्रॉफी हम इस तरीके से समझेंगे कि जो लोअर वेवलेंथ रीजन होगा उसमें एनर्जी इनफाइनाइट होगा अकॉर्डिंग टू रेले जीन्स लॉ। तो इस फेनोमेना जो होता है अल्ट्रा वायोलेट कैटास्ट्रॉफी, ठीक है, क्योंकि एनर्जी वहाँ पे इन्फिनिटी बन जाता है, कैटास्ट्रॉफी क्रिएट हो जाता है, डिजास्टर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि दैट इज नॉट पॉसिबल एनर्जी इन्फिनिटी। लेकिन वो हायर वेवलेंथ रीजन में वो सिस्टम को ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो दो इक्वेशन, एक इसको दूसरा इसको एक्सप्लेन कर रहा है। अब क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू, अब इसको तो क्लासिकल मैकेनिक्स एक पर्टिकुलर इक्वेशन तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, दैट इज बोथ ही दो अलग अलग इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल, ओके। वो हम एग्जैक्टली मान नहीं सकते कि दो अलग अलग इक्वेशन है, हमें एक इक्वेशन चाहिए। इसके बाद आए थे साइंटिस्ट, कौन, साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक, साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक, ठीक है ना, 1900 में उन्होंने अपना एक नया थ्योरी लेके आए थे, वो थ्योरी क्या था, उस थ्योरी को उन्होंने नाम दिया था क्वांटम थ्योरी। उस थ्योरी का क्वांटम थ्योरी बोला जाता है। और उस पार्टिकुलर थ्योरी का 2-3 एजम्पशंस उन्होंने ले लिए थे। बेसिक एजम्पशन जो था, देखो क्लासिकल मैकेनिक्स का फंडा क्लियर होना चाहिए। क्लासिकल मैकेनिक्स का जो मेन फंडा है वो है कंटिन्यूटी, ठीक है। और क्वांटम मैकेनिक्स का जो फंडा होगा वो होगा डिसकंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या होती है, कंटिन्यूटी का मतलब ये होती है कोई भी एनर्जी वैल्यूज या कोई भी ट्रांजिशंस या फिर कोई भी दूसरी चीजें होंगे, ठीक है, एक साइंटिफिक फेनोमेना होंगे, फिजिकल फेनोमेना होंगे, वो या फिर कोई भी सिस्टम एनर्जी रिलीज कर रहा है मान लो, वो हमेशा कंटिन्यूअसली रिलीज करेगा या फिर वो चीज़ें कंटिन्यूअसली होगा। फॉर एग्जांपल मान लो एक सर्कल है, सर्कल में हम एक फील्ड को हम साइकिलिंग कर रहे हैं, एक सर्कल वाला है उसमें हम साइकिलिंग कर रहे हैं, तो ये कंटिन्यूअस वे में देखो हम घूम रहे हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स इस रूल को फॉलो नहीं करता, हम कंटिन्यूअसली यहाँ पे घूम नहीं सकते। क्वांटम मैकेनिक्स बोलता है कि हम यहाँ तो यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे घूमेंगे इस पार्टिकुलर लेवल पे, या तो इस पार्टिकुलर लेवल पे रहेंगे, या तो इस पार्टिकुलर लेवल पे रहेंगे। इन दोनों के बीच में हम कहीं पे यहाँ पे नहीं रह सकते, यहाँ पे नहीं जा सकते, इस फील्ड में इस पोजीशन में नहीं जा सकते हम, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है। देखो यहाँ पे कट हो रहा है हर जगह, ठीक है, हम यहाँ पे हर जगह घूम नहीं सकते, मतलब सिस्टम में डिसकंटिन्यूटी क्रिएट हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। ये मैक्स प्लैंक का बेसिक एजम्पशन था कि जब हम कंटिन्यूटी से सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, चलो ना आप डिसकंटिन्यूटी देख लेते हैं कि डिसकंटिन्यूटी से हम सिस्टम को एक्सप्लेन किस तरीके से कर पा रहे हैं कि नहीं। तो डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होती है, अलग अलग सिस्टम, कंटिन्यूअस नहीं है कुछ, ठीक है, अलग अलग लेवल्स, ठीक है। अब और थोड़ा डीप में जाते हैं। डीप में जाने के क्या किया मैक्स प्लैंक ने, फर्स्ट एजम्पशंस किए थे कुछ। जो फर्स्ट उनका एजम्पशंस था वो था, मैंने थोड़ी देर पहले बोला, जो सिस्टम का एनर्जी होगा
वो कंटिन्यूस नहीं होगा, वो डिसकंटिन्यूस होगा। डिसकंटिन्यूस इन द सेंस वो सिस्टम एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल का डिफरेंस एक पार्टिकुलर होगा। यहाँ पे एक एनर्जी लेवल होगा, दूसरा एनर्जी लेवल यहाँ पे होगा, तीसरा यहाँ पे होगा, चौथा यहाँ पे होगा। इस तरीके से हर एक एनर्जी लेवल को डिफरेंशिएट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक, राइट। तो मान लो दो एनर्जी के बीच में जो एनर्जी गैप रहेगा उसको उन्होंने बोला h न्यू, उसको उन्होंने बोला h न्यू। तो न्यू क्या होगा, एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाइड होगा, और अगर ये कांस्टेंट है तो हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो जब सिस्टम का कोई भी ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, कोई भी ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा तब उसका एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, और इसीलिए प्रोपोर्शनल है। और फाइनली हमने एक कांस्टेंट लिया जिसको बोलेंगे हम प्लैंक्स कांस्टेंट, जो बाद में आए थे, जो इसी इक्वेशन को हम यूज करते। तो अगर हम दोनों का एनर्जी गैप ले रहे हैं, एक लेवल का दूसरा लेवल का, ठीक है, तो इसलिए हम इसको कभी कभी लिखते हैं डेल्टा ई इक्वल्स टू h न्यू। समझ में आ गया आपको? ये मैक्स प्लैंक का फर्स्ट एजम्पशन था। सेकेंड एजम्पशन इस तरीके का था मैक्स प्लैंक का कि हमें जो एक एनर्जी वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, दूसरा जो एनर्जी वैल्यू मिलेगा या फिर तीसरा जो एनर्जी वैल्यू मिलेगा वो, तो ये फर्स्ट एनर्जी वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब क्या, जो फर्स्ट मान लो ये E0 है या फिर मान लो ये E1 है, तो E1 के साथ समथिंग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दूसरा आ जाएगा, देन E1 के साथ समथिंग और मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा आ जाएगा, E1 के साथ समथिंग मल्टीप्लाई करेंगे तो चौथा आ जाएगा। इस तरीके से इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई हर बार करना है और वो दूसरा तीसरा चौथा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिस्टम डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स क्रिएट करेगा, ये सिस्टम अलग अलग एनर्जी लेवल्स क्रिएट करेगा और वो फर्स्ट एनर्जी लेवल का ही इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो टोटल एनर्जी जो सिस्टम का होगा, टोटल एनर्जी जो सिस्टम का होगा, याद रखना यहाँ पे जो टोटल एनर्जी जो सिस्टम का होगा ये वाला E, दैट वुड बी इक्वल्स टू एक इंटीजर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन, मतलब ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है वो, ठीक है। तो ये इंटीजर वैल्यू क्या होगा, दैट मीन्स सिस्टम का टोटल एनर्जी जो होगा n इंटू h न्यू, है ना। अगर हम एप्सिलॉन का वैल्यू, ये जो एनर्जी का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, तो आ जाएगा n इंटू h न्यू। तो n का वैल्यू हमेशा चेंज होता रहेगा डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे En कर देता हूँ ताकि दोनों n को हम कोरस्पॉन्डिंग n का एनर्जी लेवल हम दिखा सके, राइट। अब आ जाओ डिफरेंट हमारा दो बेसिक एजम्पशंस था जो मैक्स प्लैंक ने एज्यूम किए थे, और अब हम ट्राई करते हैं कुछ थ्योरी को डेवलप करने में। तो उस थ्योरी को डेवलप करने के लिए मैक्स प्लैंक ने जो इक्वेशन कंसिडर किए थे वो था इस तरीके का कि 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे ऊपर और लेवल है एनर्जी लेवल, ठीक है। तो जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ठीक है, उसका मान लो एनर्जी E0 है, दूसरा एनर्जी लेवल है E1 है, तीसरा एनर्जी लेवल E2 है, फोर्थ E3 है, फिफ्थ E4 है। इस तरीके से हो गया। अब जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है वो दैट इज इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 0, सेकेंड n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4। अब बोलोगे n इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है? n इक्वल्स टू 0 को n इक्वल्स टू 0 ना पुट करके आप काम करो, n0 कर दो। देखो फिर मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4। n0 का मतलब है जिस एक सिस्टम में, जब एक कोई सिस्टम ब्लैक बॉडी होता है, वो सिस्टम में मल्टीपल ऑसिलेटर रहता है, जो इस ऑसिलेटर का कोई भी एनर्जी नहीं रहेगा, ठीक है, जिस ऑसिलेटर का एनर्जी नहीं रहेगा या फिर जिस ऑसिलेटर का मान लो एनर्जी वैल्यू 0 होगा, दैट नंबर ऑफ ऑसिलेटर इज इक्वल्स टू n0, ठीक है। n0 क्या है? द नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स व्हिच हैज एनर्जी E0। n1 क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स व्हिच हैज एनर्जी इक्वल्स टू E1 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। अब टोटल जो नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स होंगे उसको हम यहाँ पे एक थ्योरी को अप्लाई करके कर सकते हैं। वो होगा हमारा बोल्ट्जमैन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, MB, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो सिस्टम होती है, एक सिस्टम के कोई भी एक सिस्टम का नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ ऑसिलेटर जो रहता है कोई भी स्टेट में, मान लो यहाँ पे फर्स्ट स्टेट में, सेकंड स्टेट में, थर्ड स्टेट में, तो एस मतलब एस वेरी फ्रॉम 1, 2, 3 लाइक दैट, ओके। तो या फिर 0, तो कोई भी स्टेट में कितने नंबर्स ऑफ ऑसिलेटर्स रहेंगे वो डिपेंड करता है ns के ऊपर। और ns का इक्वेशन क्या है? ns की इक्वेशन है n0 e टू द पावर माइनस s x, ठीक है। और इस काम करता हूँ x को x का वैल्यू में पुट कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है। तो इस इक्वेशन को याद रख लेना, इस इक्वेशन को आप याद रख लेना, इस इक्वेशन को मार्क कर देता हूँ मैं,
इस इक्वेशन को मार्क कर देता हूँ। ये जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, इसके रिगार्डिंग एक पर्टिकुलर सिस्टम में, एक पर्टिकुलर स्टेट में टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स जो होते हैं, ठीक है, वो होता है ये इक्वेशन को, वो इस इक्वेशन को फॉलो करता है। इस इक्वेशन में n0 जो होता है वो क्या है, एक कांस्टेंट है, वो होता है एक कांस्टेंट, याद रखना इसको, ठीक है। और ये जो बाकी पार्ट है इसको अभी फिलहाल ऐसे रखने दो। फॉर एग्जाम्पल n0 होगा तो s की जगह पे 0 पुट कर दोगे, n = 1 होगा तो s की जगह पे 1 पुट करोगे, लाइक दैट। ओके, चलो डन। अब हमें क्या करना है, अभी हमने नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स किस तरीके से डिटरमाइन करना है वो हमने सीख लिया। अब हमें टोटल नंबर ऑफ कितने ऑसिलेटर है, टोटल नंबर ऑफ एक सिस्टम में कितने ऑसिलेटर है वो कैलकुलेट करना है। तो वो क्या होगा, n0 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डॉट डॉट डॉट, दैट इज इक्वल्स टू, इस तरीके से हम लिखते हैं समेशन ऑफ i ni, और i इक्वल्स टू 0 टू एक पर्टिकुलर वैल्यू s, ठीक है, फाइनली ले लो ns, ठीक है, 0 टू s। ओके, अब हम इस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हो। n0 का वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन, ये पर्टिकुलर इक्वेशन के यूज करके अगर हम n0 का वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो हमें क्या मिलेंगे, चलो पुट कर देता हूँ मैं। n0 मतलब n0, ओके, n0 इंटू e⁻, s का वैल्यू क्या है 0 एप्सिलॉन बाई kt, एक वैल्यू मैंने पुट कर दिया। दूसरा वैल्यू क्या, n1 का क्या होगा, n0 इंटू e⁻, 1 एप्सिलॉन बाई kt, सिमिलरली प्लस n0 e⁻, 2 एप्सिलॉन बाई kt, ठीक है, और चलता रहेगा इस तरीके से, राइट। तो हमें देखो क्या मिल रहा है, जो e⁻0 होता है वो 1 हो जाएगा, तो फर्स्ट वैल्यू क्या मिलेंगे हमें, n0 मिलेंगे। सेकेंड वैल्यू क्या मिलेंगे, n0 e⁻, 1 रख रहा हूँ यहाँ पे, 1 रख रहा हूँ एप्सिलॉन बाई kt। अब क्या कर रहा हूँ, एप्सिलॉन बाई kt मतलब क्या है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया एप्सिलॉन बाई kt का मतलब क्या होता है। एप्सिलॉन बाई kt को हम इस तरीके से दिखाएंगे, चलो ओके, ये है। अब एप्सिलॉन बाई kt को मैं इस तरीके से शो कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, चलो एक सेकेंड, माइनस एप्सिलॉन बाई kt टू दी पावर 1 कर देता हूँ, इस 1 को मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया, देखो बात सेम ही है। सिमिलरली दूसरे जो सिस्टम है ये वाला पार्ट है, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, n0 e⁻, एप्सिलॉन बाई kt टू दी पावर 2 कर देता हूँ, देखो मल्टीप्लाई करना सेम वैल्यू मिलेंगे, सिमिलरली डॉट 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 हो गया। अब यहाँ पे क्या मिलेंगे, n0 प्लस n0 इंटू, इसको y ले लो, y1 या फिर बस y, प्लस n0 इंटू y2 प्लस n0 इंटू y3 प्लस डॉट डॉट डॉट, क्या मिलेंगे, n0 इंटू ys तक मिलेंगे हमें वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे n0 को कॉमन ले लो तो क्या आएगा, 1 प्लस y स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह का। ये एक सीरीज़ है, इनफाइनाइट सीरीज़ है। अगर ये इनफाइनाइट सीरीज़ है तो इसका वैल्यू क्या आता है, आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि टोटल n इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे n0 ऑलरेडी था पहले, मतलब n0 मल्टीप्लाइड बाई जो सीरीज़ है उसका वैल्यू है 1 माइनस y, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, जो मैंने y जो आपको दिख रहा है ना, ये जो y दिख रहा है ना, इस y को मैंने क्या लिया, e⁻, एप्सिलॉन बाई kt लिया था, याद रखना इसको, इसलिए हर जगह y है इस तरीके का, ठीक है। तो y को मैंने e⁻, एप्सिलॉन बाई kt लिया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ y इक्वल्स टू e⁻, एप्सिलॉन बाई kt, डन हो गया हमारा। तो टोटल नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स एक सिस्टम में रहता है, एक ऑसिलेटर में रहता है, एक ब्लैक बॉडी रेडिएटर ऑसिलेटर में रहता है, उसको हम बोलते हैं, उसका टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑसिलेटर्स क्या होंगे, ये होंगे, मिल गया हमें। अब दूसरा, अब क्या करना है, हमें टोटल एनर्जी सिस्टम का निकालना है। तो टोटल एनर्जी सिस्टम का टोटल एनर्जी क्या होता है, जो हमने पहले ही पढ़ा, टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी होता है ये, इस तरीके से हम उसको डिनोट करेंगे, टोटल एनर्जी E इक्वल्स टू समेशन ऑफ I ni ei, I इक्वल्स टू 1 टू मान लो s ले लो, ठीक है। इस तरीके से मतलब टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए देखो n पार्टिकल्स, मतलब n मान लो n1 क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विथ एनर्जी लेवल 1 विथ ए पार्टिकुलर एनर्जी E1, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स विथ पार्टिकुलर एनर्जी E1 दैट इज n1, और उस n1 पार्टिकल्स के टोटल एनर्जी क्या होंगे, एक पार्टिकल की एनर्जी E1 है, तो n पार्टिकल का एनर्जी क्या होगा, E1 मल्टीप्लाइड बाई n1। सिमिलरली अदर जो पार्टिकल होंगे जिसका नंबर n2 है और एनर्जी E2 है, तो n2 मल्टीप्लाई E2 टोटल एनर्जी। सिमिलरली n3 E3 n4 E4, इस तरीके से चलेगा हर चीज़, ठीक है। ओके, चलो फिर मैं क्या करता हूँ, इसको तोड़ देता हूँ, थोड़ा सा इसको तोड़ देता हूँ। देखो मैं डीप में थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ जाने का, आप समझने की कोशिश करना, मैथमेटिक्स से बस और कुछ नहीं है। n1 E1 प्लस n2 E2 प्लस n3 E3 प्लस n4 E4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से हमें मिलेंगे वैल्यू।
N1 की वैल्यू क्या है आपको ऑलरेडी पता है, सॉरी यहाँ से एक काम करना है, E0 से स्टार्ट करना होगा हमें, है ना। E0 से स्टार्ट मतलब यहाँ पे N0 E0 भी आएगा, यहाँ पे हमें N0 E0 का वैल्यूज भी मिलेंगे। तो N0 लेवल पे एनर्जी का वैल्यू क्या मिलती है हमें, E0 लेवल पे एनर्जी का वैल्यूज क्या मिलती है, वो 0 मिलती है। तो फर्स्ट जो वैल्यू होंगे ऑलरेडी 0 हो जाएंगे, वो 0 प्लस N1 इंटू E1। तो मान लो E1 को E1 रहने देता हूँ, N1 का वैल्यू क्या है, E1 को E1 रहने देता हूँ, N1 का वैल्यू क्या है बताओ मुझे, N1 का वैल्यू क्या है, N1 ये वाला था N1 का वैल्यू, कहा गया ये N1 मतलब ये N1 का वैल्यू था N0 इंटू ई टू द पावर माइनस एप्सिलॉन देखो बाई के टी टू दी पावर 1 ये था। सिमिलरली E2 को रखता हूँ यहाँ पे N0 इंटू ई टू दी पावर माइनस एप्सिलॉन बाई के टी टू दी पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से हमें और वैल्यू मिलेंगे। तो अभी एक और चीज़ नोट करना, ये जो E1 है, ये जो हमारा E1 है, इस पार्टिकुलर E1 के लिए E1 का वैल्यू क्या होता है देख लो, चेक कर लो, कहा गया E1 का वैल्यू क्या होता है देखो, En इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाइड बाई एच न्यू। तो E1 के लिए n इक्वल्स टू 1 एच न्यू, तो फर्स्ट E1 के लिए 1 एच न्यू, E2 के लिए 2 एच न्यू, इस तरीके से होगा एनर्जी। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, वो वैल्यू बस पुट कर दूंगा। तो E1 मतलब 1 एच न्यू इंटू बाकी चीज़ जो है कॉमन है उसको रख दो N0, और इसको मैं क्या करता हूँ y लिख लेता हूँ y प्लस यहाँ पे 2 एच न्यू N0 इंटू क्या होगा y स्क्वायर, राइट। सिमिलरली डॉट 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 डॉट, इस तरीके से चलता रहेगा हर चीज़, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे एच न्यू और N0 कॉमन है हर जगह, तो एच न्यू और N0 कॉमन है, और बाकी क्या है y भी कॉमन है, देखो एक y भी कॉमन है। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 1 प्लस फर्स्ट सिस्टम के लिए y, सेकंड सिस्टम के लिए क्या है y प्लस 1 प्लस 2y प्लस 3y स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से हमें वैल्यू मिलेंगे, है ना। तो ये भी एक क्या है इनफाइनाइट सीरीज है। तो इनफाइनाइट सीरीज के इस पार्टिकुलर इनफाइनाइट सीरीज का वैल्यू क्या होती है, इस पार्टिकुलर इनफाइनाइट सीरीज का जो वैल्यू होती है वो होती है एच न्यू N0 y, इसका वैल्यू होती है 1 बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर, और हमें पता है y इक्वल्स टू क्या है ई टू द पावर माइनस एप्सिलॉन बाई एच न्यू। एप्सिलॉन मतलब कौन सा, याद करना पहले से कहा, एप्सिलॉन मतलब ये था, एप्सिलॉन मतलब ये वाला जो इक्वेशन था ये एच न्यू, ठीक है, ई टू दी पावर, सॉरी यहाँ पे ये था एच न्यू हमारा, एप्सिलॉन बाई के टी था यहाँ पे, ठीक है। तो एप्सिलॉन का वैल्यू क्या है एच न्यू है, तो अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे ई टू दी पावर माइनस एच न्यू बाई के टी आ जाएगा, है ना, हमें मिल चुके हैं ऑलरेडी वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू, या फिर रख दो, ऐसे ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एच न्यू N0 y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई होल स्क्वायर, है ना। अब क्या करना है, अब देखो ये क्या किसका वैल्यू है, ये टोटल एनर्जी का वैल्यू है, टोटल एनर्जी का वैल्यू मिल चुके हैं। अब देखो टोटल एनर्जी हमें पता है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हमें पता है ऑलरेडी, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये है, टोटल एनर्जी ये है। अब क्या करता हूँ मैं, एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करता हूँ, एवरेज एनर्जी दैट इज E बार, व्हाट विल बी, तो टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई टोटल N या फिर टोटल कैपिटल N, टोटल एनर्जी बाई टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स। टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी है एच न्यू N0 y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर, और टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है N0 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस वाई। अब करो कैलकुलेशन, इजी, N0 कट, ये स्क्वायर कट, दैट मीन्स एच न्यू y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई, राइट, हो गया। ओके डन, हो चुका है हमारा कैलकुलेशन। तो एवरेज एनर्जी, सिस्टम का जो एवरेज एनर्जी होता है वो होता है ये एच न्यू मल्टीप्लाइड बाई वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई, ठीक है। तो हमें हमारा वैल्यू मिल चुके हैं। अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इस पार्टिकुलर इक्वेशन y की वैल्यू जो क्या था, y इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी था, एच न्यू और एप्सिलॉन सेम ही है, तो पुट कर देता हूँ मैं वहाँ पे। तो क्या मिलेंगे हमें, E बार एवरेज एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू देन y की वैल्यू क्या है, ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी, और नीचे 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी,
ठीक है। अब क्या करता हूँ, ऊपर और नीचे दोनों जगह पे ही मैं क्या करूँगा, e टू दी पावर माइनस एच न्यू बाई के टी से डिवाइड कर दूंगा सिंप्लिसिटी के लिए, एच न्यू डिवाइड बाई के टी। तो क्या होगा, हमें मिलेंगे ई बार इक्वल्स टू एच न्यू, ऊपर ये दोनों कट हो जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा ऊपर, नीचे क्या होगा, e टू दी पावर एच न्यू बाई के टी आ जाएगा, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई ये, जब ये सिस्टम जब 1 के नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस एच न्यू बाई के टी हो जाएगा, और ये कट हो जाएगा अपने आप, तो आगे हमारा नेगेटिव क्या होगा, ये 1 आ जाएगा। तो जो ये इक्वेशन है ना आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो इक्वेशन है आपको दिख रहा है, ये है हमारा क्या है ना, टोटल एवरेज एनर्जी, ठीक है, टोटल एवरेज एनर्जी। डन। तो हमारा तो एवरेज एनर्जी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, सिस्टम का ई लैम्डा डी लैम्डा कैलकुलेट करना है। सिस्टम का क्या बोला था मैंने, एक ऑसिलेटर, एक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, एक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए क्या होता है, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए क्या होता है ना, जो डीएन नंबर ऑफ टोटल ऑसिलेटर रहता है, ठीक है। और एक ऑसिलेटर का एनर्जी क्या है, एवरेज एनर्जी क्या है, ठीक है, हमने जो एवरेज एनर्जी निकाला तो एक के लिए ही तो है, तो वो डीएन मल्टीप्लाइड बाई ई बार होगा, ठीक है। तो कर लेते हैं टोटल कैलकुलेशन। तो सिस्टम का जो टोटल एनर्जी कौन से रेंज में ना, ई लैम्डा डी लैम्डा रेंज में, दैट मीन्स लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा, इस रेंज में सिस्टम का टोटल एनर्जी क्या होगा, सिस्टम का टोटल एनर्जी होगा डी एन मल्टीप्लाइड बाई एवरेज वैल्यू, एक का जो वैल्यू होता है वो, एक ऑसिलेटर का जो वैल्यू होता है वो, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर, ये वन एनर्जी एवरेज एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा इस तरीके का, डी एन का वैल्यू है 8 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा टू दी पावर 4, ठीक है। और ई बार का वैल्यू क्या है, और इसके साथ एक डी लैम्डा कनेक्टेड है, ठीक है, तो जिसको मैं बाद में लिख रहा हूँ, ठीक है, जिसको मैं बाद में लिख रहा हूँ। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा एच न्यू डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1 इंटू डी लैम्डा, लास्ट में लिख दिया क्योंकि ये इसका डी लैम्डा है, ठीक है, मैंने लास्ट में लिख दिया। अब चलो कैलकुलेशन डीप में करते हैं, ई लैम्डा डी लैम्डा विच इज इक्वल्स टू 8 पाई बाई लैम्डा टू दी पावर 4, एंड हियर क्या करूँगा मैं, एच न्यू जो है, ये एच न्यू को मैं तोड़ के लिखूंगा एच सी बाई लैम्डा, न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, सी बाई लैम्डा, और बाकी पार्ट 1 बाई ई टू दी पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1 होगा, डी लैम्डा होगा, ठीक है। ओके डन। चलो अभी क्या करना है, देखो यहाँ पे ये लैम्डा एक था, 4 लैम्डा था, टोटल कितना हुआ, ई लैम्डा डी लैम्डा, कैलकुलेशन पे फोकस करो बस, मैथमेटिक्स और कुछ नहीं है। 8 पाई एच सी बाई लैम्डा टू दी पावर 5 इंटू 1 बाई ई टू दी पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1 डी लैम्डा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, ये आ गया हमारा इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन है यही है हमारा प्लैंक्स इक्वेशन, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को पूरी तरीके से सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स ये इक्वेशन ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ये पूरा पार्ट को, एक ही पार्टिकुलर इक्वेशन इसको एक्सप्लेन करता है। अब क्वेश्चन ये किस तरीके से करता है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली इससे इस पार्टिकुलर, देखिए एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है ना, ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है। तो इस पार्टिकुलर इक्वेशन से हम एक ही तरीके से किसी एक प्लॉट को, एक ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि इससे अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो दैट वुड बी क्वाइट टफ, राइट। इसीलिए हम क्या करेंगे, देखो हमें पता था इसका जो इस प्लॉट का ये जो पार्ट था ये कौन एक्सप्लेन कर रहा था, ये जो पार्ट था ये एक्सप्लेन कर रहा था आर, ये एक्सप्लेन कर रहा था विन्स लॉ, विन्स लॉ। और ये जो पार्ट था इसको एक्सप्लेन कौन कर रहा था, आरजे लॉ, ठीक है। तो थोड़ा ट्रिक है, देखो समझो। तो अगर हम ये करें कि ये इस पार्टिकुलर पार्ट को हम प्लैंक्स लॉ के थ्रू सेटिस्फाई करें और इस पार्टिकुलर पार्ट को भी हम प्लैंक्स लॉ के थ्रू सेटिस्फाई करें, दैट मीन्स हम अगर विन्स लॉ को भी प्लैंक्स लॉ से बनाए, विन्स लॉ को लेके आ सके, और आरजे लॉ जो होता है वो भी हम अगर प्लैंक्स लॉ से लेके आ सके, देन क्या बोलेंगे, प्लैंक्स लॉ इसको भी सेटिस्फाई करता है और प्लैंक्स लॉ इसको भी सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स प्लैंक्स लॉ लोअर वेवलेंथ रीजन को भी सपोर्ट करता है, प्लैंक्स लॉ हायर वेवलेंथ रीजन को भी सपोर्ट करता है। समझ गए ना। तो प्लैंक्स लॉ से हम डायरेक्टली ये प्लॉट नहीं करेंगे, करोगे तो आ जाएगा लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है हमारे लिए। लेकिन हम क्या करेंगे, प्लैंक्स लॉ से विन्स लॉ को सेटिस्फाई करवाएंगे, प्लैंक्स लॉ से आरजे लॉ को, रेले जीन्स लॉ को भी सेटिस्फाई करवाएंगे। डन। अब चलो किस तरीके से करना है, चलो देख लेते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, प्लैंक्स लॉ को यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले मैं क्या करूँगा, विन्स लॉ को सेटिस्फाई करूँगा, विन्स लॉ इसको सेटिस्फाई करवाऊंगा मैं। तो इसलिए मैं पहले प्लैंक्स लॉ को लिखूंगा जो था यहाँ पे, ई लैम्डा टी लैम्डा इक्वल्स टू 8 पाई एच सी बाई लैम्डा टू दी पावर 5
1 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एच सी बाई एच न्यू बाई के टी माइनस 1, ये हो गया। और फाइनली डी लैम्डा, ये हमारा प्लैंक्स इक्वेशन। और हमारा विन्स इक्वेशन क्या था, याद करो, चलो दिखा देता हूँ मैं। विन्स लॉ क्या था, विन्स लॉ कहा गया, विन्स लॉ, ये रेलिजेंस, ये विन्स लॉ क्या था, देखो, ई लैम्डा डी लैम्डा ए टू द पावर लैम्डा टू द पावर -5। ओके, चलो मैं लिख देता हूँ। हमारा जो विन्स लॉ था वो क्या था, ये जो विन्स लॉ था वो था ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल्स टू ए टू द पावर लैम्डा टू द पावर -5, ठीक है, इनटू व्हाट क्या था, अब देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, या इनटू ई टू द पावर -b डिवाइडेड बाई लैम्डा टी, ई टू द पावर -b डिवाइडेड बाई लैम्डा टी, और फाइनली डी लैम्डा। ये था हमारा विन्स लॉ। तो हमें इस पार्टिकुलर इक्वेशन से इसको जाना, इस पे जाना है। और कहाँ पे, लोअर लैम्डा पे, क्योंकि जो विन्स लॉ होता है वो लोअर वेवलेंथ पे सेटिस्फाई करता है उस प्लॉट को, इस प्लॉट को लोअर वेवलेंथ रीजन में सेटिस्फाई करता है। मतलब ये जो प्लैंक्स इक्वेशन, मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लैंक्स इक्वेशन पूरे प्लॉट को सेटिस्फाई करता है। मतलब प्लैंक्स इक्वेशन में अगर हम लैम्डा को लोअर कर देंगे तो हमें कौन सा इक्वेशन मिलना चाहिए, विन्स लॉ मिलना चाहिए। तो लैम्डा को छोटा करना मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको समझा देता हूँ, लैम्डा को छोटा करना मतलब क्या होता है। सिंपल है बहुत। अगर लैम्डा छोटा मतलब क्या, लैम्डा टेंस टू 0 अगर इस तरीके से करना है, या फिर लैम्डा टेंस टू 0 अगर हम कर देंगे तो क्या होगा, या फिर लैम्डा इज वेरी वेरी स्मॉल, देन क्या होगा, चलो देख लेते हैं। ये जो ये पार्ट है ना, देखो, ई टू द पावर एच न्यू मतलब क्या, होता है, सी बाई लैम्डा होता है, पुट कर देता हूँ मैं वहाँ पे, एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा के टी -1। ये जो पार्ट होगा, इस पार्ट को हम देखेंगे, ये पार्ट को, ठीक है, 1/8 ये पार्ट जो होगा। तो लैम्डा अगर बहुत कम होगा, ये लैम्डा अगर बहुत स्मॉल होगा, तो ये जो ओवरऑल सिस्टम होंगे वो क्या होंगे, वो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला पार्ट बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा है ना। तो जब ये पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो ये ई टू द पावर एच सी बाई लैम्डा के टी, ठीक है, ये पार्ट क्या होगा हमारा, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अगर 1 हो गया तो ये 1 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इस 1 को नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब ये इस पार्ट को नहीं रखेंगे, सोचो एक सेकंड के लिए, अगर हम इसको हटा दें देन क्या मिल रहा है, ये पार्ट मिल रहा है। तो इस पार्ट को किस तरीके से मैं दिखा सकता हूँ, इस पार्ट को मैं दिखा सकता हूँ इस तरीके से, चलो दिखा देता हूँ, ई टू द पावर माइनस लैम्डा ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी, क्योंकि नीचे प्लस था ऊपर गया इसलिए माइनस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, ये पार्ट देखो, ये पार्ट बड़ा है, ये पार्ट छोटा है, तो इसको नेग्लेक्ट कर दो। तो ई टू द पावर क्या हो रहा है, सी बाई लैम्डा मतलब न्यू है, तो एच न्यू डिवाइडेड बाई के टी, तो एच न्यू डिवाइड बाई के टी, 1/एच न्यू डिवाइडेड बाई के टी इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी। देखो ये मैंने कर दिया। अब नोट करना अच्छे से, अब अच्छे से नोट करना, इसको मैं थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ, अब अच्छे से नोट करना, इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ, अब अच्छे से नोट करना। ये नोट करना है कि देखो जो ये 8π/ac पार्ट है ना, इसको एक काम करो, आप एक कांस्टेंट ए ले लो, और नीचे क्या है, लैम्डा टू द पावर 5 है जो वेरिएबल है। सिमिलरली ई टू द पावर माइनस एच न्यू, ठीक है, एच न्यू को इस तरीके से लिख सकते हैं हम, न्यू को क्या, सी बाई लैम्डा। तो इसको हम अगर न्यू को सी बाई लैम्डा तरीके से लिखे, यहाँ पे ऑलरेडी न्यू को अगर हम सी बाई लैम्डा तरीके से लिखे, माइनस एच सी बाई लैम्डा के टी, है ना। तो एच सी बाई लैम्डा को बी ले और यहाँ पे के टी कर दे, और फाइनली डी लैम्डा। तो देखो यहाँ पे ए इक्वल्स टू क्या है, ए इक्वल्स टू 8π/ac है, बी इक्वल्स टू क्या है, एच सी बाई लैम्डा है, जो दोनों कांस्टेंट है ना। दैट मीन्स ये दोनों कांस्टेंट के साथ क्या हो रहा है, विन्स लॉ लोअर वेवलेंथ रीजन में, मतलब लैम्डा जब बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा है, तब देखो प्लैंक्स लॉ जो पहले था वो विन्स लॉ में कन्वर्ट हो रहा है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो हो गया ना, प्लैंक्स लॉ से विन्स लॉ लेके आ गए, मतलब ये पार्ट हम सेटिस्फाई कर लिए। अब सेम प्लैंक्स लॉ से हम क्या करेंगे, कहाँ पे जाएंगे, रेलिजेंस लॉ में, ठीक है। चलो रेलिजेंस लॉ में चले जाते हैं।
रेली जीन्स लॉ, आर जे लॉ को सेटिस्फाई करना है। अब मैं फिर से मैं प्लैंक्स लॉ को लिख देता हूँ। तो ई लैम्डा डी लैम्डा दैट वुड बी इक्वल्स टू 8 पाई एच सी बाई लैम्डा टू दी पावर 5 1 बाई ई टू दी पावर माइनस एच सी बाई लैम्डा के टी। न्यू को सी बाई लैम्डा मतलब तोड़ के लिखा मैंने, सो यहाँ पे प्लस होगा डी लैम्डा। हो गया, ये हमारा प्लैंक्स इक्वेशन है। तो ये प्लैंक्स इक्वेशन से रिलीजन्स कब मिलेगा? तब मिलेंगे ना जब लैम्डा इक्वल्स टू मैक्सिमम होगा और लैम्डा लॉन्गर होगा। ठीक है, लैम्डा स्मॉल नहीं होगा, इसका वैल्यू क्या होगा? लार्ज होगा। लार्ज लैम्डा का मतलब क्या होता है? सोच के देखो एक बार। लार्ज लैम्डा का मतलब यही होता है ना कि ये जो पार्ट है इसमें अगर नीचे वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा तो ओवरऑल ये पार्ट क्या होगा? छोटा हो जाएगा। तो इट इज पर समथिंग छोटा हो जाएगा। मतलब अगर लैम्डा बढ़ गया, लैम्डा इंक्रीज अगर होगा तो ये जो टोटल टर्म होगा वो क्या होगा? स्मॉल हो जाएगा। अगर टोटल पार्ट स्मॉल हो जाएगा तो जब ये पार्ट बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो उस पार्ट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। याद देखो नोटिस करना, ई टू दी पावर एच सी बाई लैम्डा के टी। जब लैम्डा बहुत छोटा हो जाएगा और लैम्डा बहुत बड़ा हो जाएगा और ये पार्ट बहुत छोटा हो जाएगा तो इस पार्ट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस सी एच डिवाइडेड बाई लैम्डा, या फिर इस तरीके से 1 प्लस एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा के टी। दैट मीन्स मैंने इस पार्ट को इस तरीके से लिखा। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब जब किस तरीके से मैथमेटिक्स है मैं उसमें नहीं जाऊंगा अभी। तो इसको अगर हम यहाँ पे पुट कर दे, देखो फिर क्या होगा? फिर यहाँ पे क्या मिलेंगे हमें? फिर हमें यहाँ पे मिलेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच सी बाई लैम्डा के टी माइनस 1। ठीक है, तो -1 + 1 कट हो गया। तो कहा क्या रहा यहाँ पे? ये वाला पार्ट बस यहाँ पे रहेगा। तो अगर हम इसको और ऑर्गेनाइज करें देन क्या मिलेंगे हमें? ई लैम्डा डी लैम्डा दैट विल बी इक्वल्स टू 8 पाई एच सी बाई लैम्डा टू दी पावर 5 इंटू बस ये पार्ट रहेगा, बस ये वाला पार्ट रहेगा। ठीक है, और कुछ नहीं रहेगा। तो इंटू एच सी बाई लैम्डा के टी, एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा के टी। ओके, ओ ये नीचे है, मतलब ऊपर उल्टा हो जाएगा। नीचे है ना, ये पार्ट तो क्या है? नीचे है ना, तो ये उल्टा हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। मतलब लैम्डा के टी डिवाइडेड बाई एच सी ये बन जाएगा और फाइनली डी लैम्डा रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो लैम्डा, और यहाँ पे लैम्डा 5 था तो लैम्डा 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो एच सी था, कट हो गया और कुछ नहीं है। तो क्या मिलेंगे हमें मिलेंगे 8 पाई के टी डिवाइडेड बाई लैम्डा टू दी पावर 4 मिल चुका है ना हमें डी लैम्डा। अब देखो मैंने जो फर्स्ट टाइम रेलीजन्स लॉ आपको बताया था उसमें क्या था? रेलीजन्स लॉ में क्या था? ये देखो नोट करना, 8 पाई के टी डिवाइडेड बाई लैम्डा टू दी पावर 4। ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल्स टू 8 पाई के टी डिवाइडेड बाई लैम्डा टू दी पावर 4। हमें अभी क्या मिल चुके हैं? 8 पाई के टी डिवाइडेड बाई लैम्डा टू दी पावर 4 हमें ये ऑलरेडी मिल चुके हैं, है ना। इसीलिए ये सिस्टम क्या करता है, जो प्लैंक्स इक्वेशन है, ये वाला प्लैंक्स इक्वेशन लॉन्गर वेवलेंथ में रेलीजन्स लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स लॉन्गर वेवलेंथ में प्लैंक्स इक्वेशन रेलीजन्स लॉ को सपोर्ट करता है, रेलीजन्स लॉ को सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स वो हायर वेवलेंथ में, लॉन्गर वेवलेंथ में इसको सपोर्ट कर रहा है। तो देखो प्लैंक्स इक्वेशन दोनों इक्वेशन को ऑलरेडी सपोर्ट कर दिया। दैट मीन्स ये पूरे प्लॉट को प्लैंक्स इक्वेशन अकेला संभाल सकता है, अकेला एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है, चलो और डीप में जाते हैं। अब जो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था ना, जो हमारे पास स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था, ठीक है, या फिर स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन था, वो इक्वेशन क्या हम उस इक्वेशन में क्या था? एनर्जी इक्वल्स टू सिग्मा टी टू दी पावर 4। दैट मीन्स एनर्जी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होगा। अगर एनर्जी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होगा तो इसको क्या हम प्लैंक्स लॉ के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर? यस और नो? हाँ, इसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलो किस तरीके से करना है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या हम कर सकते कि नहीं? तो उसके लिए मैं प्लैंक्स इक्वेशन का जो एनर्जी वैल्यू होगा ना, पहले मैंने थोड़ी देर पहले समझा था, एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है प्लैंक्स में? क्या होता है? इस तरीके का प्लॉट होता है और ये 0 होता है, इन्फिनिटी होता है लैम्डा का, है ना। तो 0 से इन्फिनिटी तक हमें उसको डिफाइन करना है सिस्टम को, राइट। चलो कर लेते हैं डिफाइन। चलो हम डिफाइन कर लेते हैं 0 to इन्फिनिटी प्लैंक्स इक्वेशन।
8 पाई एच सी 1 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1 डी लैम्डा। ठीक है, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, इस इंटीग्रेशन को मैं सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, आई थिंक मुझे करना चाहिए क्या इतना कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन सॉल्व करना। आई कैन डू इट ऑफ कोर्स, बट टाइम वेस्ट होगा आपके लिए बहुत। ठीक है, क्या मैं फाइनल इक्वेशन बता दूँ एक बार में? आई थिंक दैट वुड बी फार मोर बेटर। इंटीग्रेशन सॉल्व ना करके मैं फाइनल इक्वेशन अगर बता दूँ आपको, तो फाइनली रिजल्ट हमें क्या मिलेंगे। चलो इक्वेशन सॉल्व नहीं करता हूँ मैं, वीडियो लंबा हो रहा है वैसे भी। तो फाइनल इक्वेशन में ये बताऊँगा आपको कि ये जो इसको अगर हम सॉल्व करें एग्जैक्टली तो हमें ये मिलेंगे 8 पाई टू दी पावर 5 के टू दी पावर 4 15 एच सी क्यू टी टू दी पावर 4। देखो एनर्जी समथिंग मल्टीप्लाइड बाई टी टू दी पावर 4। यहाँ पे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में क्या था, एनर्जी दिस इज कॉल्ड सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई टी टू दी पावर 4। अगर आप यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू पुट करोगे, अगर आप यहाँ पे सिग्मा का जो एक्चुअल वैल्यू है वो सिग्मा का वैल्यू क्या है, अब बताओ। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था सिग्मा का वैल्यू क्या है, याद है आपको? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि सिग्मा का जो वैल्यू था वो था 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 जूल मीटर टू द पावर -2 सेकेंड इनवर्स केल्विन टू द पावर -4। ये था सिग्मा का वैल्यू। तो अगर आप ये सारे पाई के मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एच सी सबका वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो जो वैल्यू मिलेंगे वो आएंगे ये वाला। दैट मीन्स जो प्लैंक्स इक्वेशन से हमें स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू मिल रहा है वो भी सेम मिल रहा है। दैट मीन्स प्लैंक्स इक्वेशन टेम्परेचर डिपेंडेंसी को भी इजीली सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को भी सेटिस्फाई करता है। नाउ आई होप इट्स क्लियर टोटली, है ना? तो इस तरीके से प्लैंक्स इक्वेशन हर एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इवन अगर आप बोलोगे ठीक है सर ये क्या पॉसिबल है, विन्स लॉ तो हमने इस तरीके से डिफाइन कर दिया आपने कि बस वैल्यू पुट करके ए का वैल्यू ये होगा बी का वैल्यू ये होगा, लेकिन विन्स रेडिएशन फॉर्मूला में विन्स लॉ इस तरीका का भी था ना, लैम्डा मैक्स टी दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट का वैल्यू था एक। ठीक है, तो उसका कांस्टेंट का वैल्यू जो भी था उसमें मैं अभी फिलहाल नहीं जा रहा हूँ। क्या मैं इस पार्टिकुलर इक्वेशन को डिराइव कर सकता हूँ प्लैंक्स इक्वेशन से, जो क्या लोअर वेवलेंथ पे ट्रू होता है, लोअर लैम्डा में जो सही होता था। ऑफ कोर्स आप इसको भी वैल्यू डिफरेंट कैलकुलेट कर सकते हो। किस तरीके से करना है, देखो सिंपल लॉजिक है। हमारा जो ई लैम्डा एनर्जी वैल्यू ई लैम्डा वैल्यू है वो क्या है 8 पाई एच सी बाई लैम्डा टू दी पावर 5। ठीक है, और लैम्डा टू दी पावर 5 यहाँ पे क्या है 1 बाई ई टू दी पावर माइनस एच न्यू बाई के टी -1, सॉरी प्लस है यहाँ पे, और ये वाला यहाँ पे डी लैम्डा था एक, यहाँ पे भी एक डी लैम्डा था। ये हमारा प्लैंक्स इक्वेशन है। अगर लोअर वेवलेंथ होगा तो मैंने क्या बताया कि लोअर वेवलेंथ मतलब जो न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, न्यू इक्वल्स टू अगर मैं बोलूँ न्यू इक्वल्स टू क्या होती है, न्यू इक्वल्स टू होती है सी बाई लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा ये वाला लोअर हो जाएगा, मतलब ये टर्म क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये पार्ट नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम, इस पार्ट को नेग्लेक्ट कर सकते, कट कर दिया मैंने इसको, इस पार्ट को मैंने कट कर दिया, तो ये वाला पार्ट रहेगा बस यहाँ पे सिस्टम में। दैट मीन्स ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल्स टू 8 पाई एच सी बाई लैम्डा टू दी पावर 5 इंटू ई टू दी पावर माइनस एच सी बाई लैम्डा के टी। ये वैल्यू हमें मिलेंगे, और डी लैम्डा यहाँ पे। तो बस अगर हमें डी लैम्डा को उठा के बस ई लैम्डा का वैल्यू देखे तो 8 पाई एच सी बाई लैम्डा टू दी पावर 5 ई टू दी पावर माइनस एच सी बाई लैम्डा के टी, ये वैल्यू हमें मिलेंगे। अब बताओ यहाँ पे क्या है, लैम्डा मैक्सिमम लैम्डा हमें चाहिए। तो मैक्सिमम किसी भी इक्वेशन से उसका मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बताओ? क्लास 11-12 में अपने मैक्सिमम मिनिमम आपने पढ़े होंगे। ठीक है ना? तो उसमें क्या था मैक्सिमम मिनिमम हम किस तरीके से कैलकुलेट करते थे, मैक्सिमम मिनिमम हम किस तरीके से कैलकुलेट करते थे, याद है? मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए हमें बस उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता था, याद आ रहा है ना? तो क्या करूँगा, लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करूँगा, ये जो एनर्जी इक्वेशन है ना इसमें क्या करूँगा डी ई लैम्डा बाई डी लैम्डा इक्वल्स टू 0 कर दूंगा। अब ई लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, ई लैम्डा का वैल्यू ये है, तो यहाँ पे पुट करके ये करूँगा। अगर मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आप खुद से करना, खुद से प्लीज़ ट्राई करो, करके देखना कि नॉर्मल इंटीग्रेशन है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन है बस। अगर आप खुद से करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेंगे ई लैम्डा कोरस्पॉन्डिंग लैम्डा मैक्स है, क्योंकि यहाँ पे जब लैम्डा पुट करोगे फिर लैम्डा मैक्स हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना चाहिए, हमें लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करना है। और जब किसी का डिफरेंशिएट अगर हम 0 कर दें देन क्या होता है, देन वो सिस्टम लैम्डा से लैम्डा मैक्स बन जाता है, मैक्सिमम लैम्डा, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए हमें वही करना पड़ता है ना। क्योंकि हमें क्या करना है, इस प्लॉट से ये वाला वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है लैम्डा मैक्स। ठीक है ना? तो
इसको अगर आप डिफरेंशिएट करके उसको जीरो कर दोगे, फर्स्ट डिफरेंशिएट इसको इक्वल्स टू जीरो कर दोगे, देन आपको जो वैल्यूज़ मिलेंगे ना, मैं फाइनल लाइन आपको लिख के दिखा रहा हूँ, लैम्डा टी, लैम्डा मैक्स टी, ठीक है, चलो लैम्डा टी रखता हूँ, लैम्डा टी इक्वल्स टू AC बाई 5 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर लैम्डा क्या है हमारा, लैम्डा तो एक्चुअली लैम्डा मैक्स है, इक्वल्स टू AC बाई 5K इंटू 1/T, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, तो क्या होगा, लैम्डा मैक्स प्रोपोर्शनल टू 1/T, है ना, और ये कांस्टेंट है। तो ये जो कांस्टेंट का वैल्यू होगा, इसको अगर आप इस तरीके से लिखो कि इस इक्वेशन को इस तरीके से डिनोट करो, लैम्डा मैक्स मल्टीप्लाइड बाई टी इक्वल्स टू ये कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट इसका वैल्यू अगर पुट करो, यहाँ पे AC, K, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सबका वैल्यू पुट कर दोगे, तो ये कांस्टेंट का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 2.90 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन, ठीक है। अगर इसका वैल्यू आप पुट कर दोगे तो देखो ये जो वैल्यू था वो जो विन्स लॉ था उसका ही, जो विन्स लॉ का कांस्टेंट था वही वैल्यू हमें मिल चुके हैं। दैट मीन्स प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला हर एक इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स जो प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला है वो 100% करेक्ट है बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स, बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स वो 100% करेक्ट है। तो यही था पूरा बेसिक था क्वांटम केमिस्ट्री का, क्वांटम मैकेनिक्स का। अगले वीडियो में हम और डीप में जाएंगे और बेसिक से इसको समझेंगे, ठीक है। सो टिल देन चलो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तो चलो अभी इस क्वेश्चन के आंसर हम दे देते हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है, लेफ्ट में डाल रेड है, दूसरा ब्राइट ऑरेंज रेड है और वाइट हॉट है। इसमें से किसका वेवलेंथ मैक्सिमम है? रेड कलर जो होता है आपको पता है विबजियर में रेड कलर का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है। अब वाइट जब लेफ्ट से राइट में शिफ्ट होगा, ठीक है, तब क्या होगा, लेफ्ट से राइट में जाते वक्त मतलब डाल रेड से वाइट हॉट में जब जाएगा, लेफ्ट से राइट में जाते वक्त इसका वेवलेंथ भी डिक्रीज़ होगा, ठीक है, वेवलेंथ भी डिक्रीज़ होता रहेगा। तो डाल रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम है, वाइट हॉट का वेवलेंथ मिनिमम है यहाँ पे, ठीक है। जब वेवलेंथ मिनिमम होगा तो याद करो, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है क्या होता है, लैम्डा मैक्स का वैल्यू लेफ्ट में शिफ्ट कर जाता है ना। टेम्परेचर से जब इंक्रीज़ होता है, याद करो प्लैंक्स इक्वेशन, तब लैम्डा मैक्स का वैल्यू लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। दैट मीन्स मैक्सिमम वेवलेंथ का वैल्यू कम हो जाती है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो वही तो हो रहा है यहाँ।